ये माय लवलीज़ पराठाज़ कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स करके रिव्यू देना भी मत भूलिएगा, ठीक है ना? तो रनिंग मैरिज जो कि मैं हिस्टोरिकल लेके आई थी, अब मैं मॉडर्न में लेकर आई हूँ रनिंग मैरिज 2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को। एक लड़का अपनी ही शादी से भाग कर आ रहा होता है और उसने लड़कियों वाले ड्रेस पहने हुए थे। उसने बहुत बड़ा सा गाउन वेयर किया हुआ था और अपने बालों के ऊपर उसने वो जो वेल होती है वाइट कलर की वो लगाई हुई थी। वो अपने गाउन को ऊपर पकड़े हुए भागता हुआ आता है। तभी वहाँ से एक कार आती है और जब देखता है कि सामने वाला शख्स आता है तो वो कार की स्पीड को कम कर देता है और अचानक से ब्रेक लगने की वजह से जो शख्स भाग कर आ रहा था, जिस लड़की का वो गेटअप लिया हुआ शख्स सीधे कार के ऊपर जंप करता है और सामने वाले शख्स को देखते हुए कहता है, हाँ थैंक गॉड तुम मिल गए मुझे। वो कार में बैठा हुआ शख्स एकदम मुंह फाड़े हाँ करके देख रहा होता है। वो तो डर गया था कि कहीं उसने इसे उड़ा तो नहीं दिया। फिर वो जल्दी से उसके विंडो पे ऐसे टक टक करते हुए कहता है, जल्दी से डोर ओपन करो। वो शख्स, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो विंडो नीचे करता है तो पहले वाला शख्स कहता है, मैंने कहा डोर ओपन करो अभी के अभी। तो वो दूसरा शख्स डोर ओपन कर देता है और वो जो गाउन पहने हुए शख्स था वो उसमें जाके बैठ जाता है। उसके बाद वो कहता है, गाड़ी भगाओ अभी के अभी। अब उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो कहता, एक्सक्यूज मी, तुम मेरी कार में क्या कर रही हो? अभी के अभी बाहर निकलो। तो कहता है, अरे यार बाद में डांट लेना, पहले कार भगाओ यहाँ से, मुझे यहाँ से निकलना है अभी के अभी। वो कहता है, पर मैं नहीं जा रहा। रिंग ना कहता है, अगर तुम चला रही हो फिर मैं चाबी लेके भाग जाओ। कहता ठीक है ओके ओके। फिर दूसरा शख्स उस कार को स्टार्ट कर देता है। वो लोग उस चर्च से बाहर आ चुके थे और वो रोड पे वो कार दौड़ रही थी। पहले वाला शख्स अपने बालों से वो वेल्स हटा लेता है और अपनी जो उसने गाउन वेयर किया था उसका ऊपर का पार्टीशन वो खोलना स्टार्ट कर देता है। तो जो ड्राइव कर रहा था वो अचानक से कार रोक देता है। कहता है, ये तुम क्या 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 कर रहे हो? हाँ। कहता है, रिलैक्स, मैं तुम्हारा रेप नहीं कर रहा हूँ। हाँ थैंक यू मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। मुझे आगे थोड़ा और छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कहता है, हेलो मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ। कहता है, अभी तक यहाँ तक तो लाए हो ना, आगे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? हाँ। तो कहता है, कुछ भी मतलब। और इतना बोलकर वो मुंह बनाए हुए था। वो कहता है, चला रहे हो या फिर मैं चाबी लेके भाग जाऊं? कहता है, तुम बार बार चाबी की धमकी क्यों देते रहते हो? हाँ। कहता है, अरे यार मेरी मदद करने के लिए। फिर तभी ये तो जब बात ही कर रहे होते हैं तो अचानक से पहले वाले शख्स की नज़र सामने जाती है जहाँ पे कुछ लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। अरे कहते हैं, अरे यार सट 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 सट, कार को बैक लो और भागो यहाँ से। कहता है, पर क्यों भागूं मैं? कहता है, मैंने कहा ना भागो यहाँ से। कहता है, ओके ठीक है। और जो शख्स कार ड्राइव कर रहा था वो हमारा लान वांगजी था और जो लड़की के गेटअप में भाग के आया था वो हमारा विंग इंग था। तो वो दोनों भाग रहे होते हैं। लान वांगजी के कॉल पे उसके गगा का कॉल आ रहा होता है। वो जैसे ही कॉल पिक करने वाला होता है तो विंग उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और स्पीकर पे करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे भाई को भगा के लेके जा रहा हूँ, इसलिए फ़ोन करना बंद करो। और इतना बोलकर उसके फ़ोन को काट देता है और फ़ोन को पीछे वाले सीट पे फेंक देता है। वांगजी गुस्से के मारे विंग को घूर घूर कर देख रहा होता है कि ये क्या बदतमीजी है। विंग कहता है, अरे यार बाद में डांट लेना, अभी चलो यहाँ से प्लीज बाबा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, पैर यहाँ सीट पे रखो ताकि मैं पकड़ लूँ, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। पर हाँ, ब्रेक पर से हटाना मत वरना हमारा पोपट हो जाएगा और हम हाँ उड़ता हुआ पंछी की तरह उड़ जाएंगे, समझे ना? वांगजी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था विंग की एक तो नॉन स्टॉप बातों से, ऊपर से कौन लोग थे जो विंग का पीछा कर रहे थे और बेचारा को ड्राइवर बना के रखा हुआ था। वांगजी दांत पीसते हुए कहता है, आई एम नॉट योर ड्राइवर। विंग कहता है, तो हटो, मैं चला लेता हूँ, मेरे माए बाप हट जाओ। वांगजी बस फुफकार कर उसको देख रहा होता है। वो लोग जब थोड़े दूर निकल गए थे, आई मीन वो सिटी से पूरा बाहर ही निकल गए थे, विंग कहता है, हाँ रुको 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 रुको, मुझे सुसु आई है। वांगजी कहता, व्हाट? कहता, अरे रोको यार, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? इतना बोल करके वांगजी एक किनारे कार रोकता है और विंग फटाक से जाकर के गाउन उठा करके सुसु करना स्टार्ट। वांगजी कहता है, डिस्गस्टिंग। हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं किसी को लेके भाग रहा हूँ, आई मीन नो, वो मुझे लेके भाग रहा है। अरे यार ये क्या हो रहा है? और वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है। विंग का जब सुसु करके हो गया था तो वो वापस से कार में आके बैठ जाता है और कहता है, हाँ फाइनली मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ थैंक गॉड। और वो बैठते हुए कहता है, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मुझे कहता है, एक तो पहली बात, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ,
दूसरी बात, मैं तुम्हारा कोई सर्वेंट नहीं हूँ। विंग कहता है, अरे यार तुम इतना क्यों चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा, बस मुझे एक बार अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने दो। वांग जी कहता, ओ तो मतलब अब मैं तुम्हारा पैसेंजर बनूं ताकि मैं तुम्हें वहां तक ड्रॉप कर दूं। कहता, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ से 16 किलोमीटर आगे जाना है, वो मेरा वेट कर रहा है तो मुझे उसके पास जाना है, ठीक है ना। वांग जी कहता है, अनबिलीवेबल, किस घड़ी में किस घड़ी में मैंने वो कार रोका और क्या देख के आज मैं उठा था कि मुझे तुम मिल गए। विंग कहता, छोड़ो भी, चलो ना, चलो चलो, रिलैक्स रिलैक्स। इतना बोलकर वो लोग जाने लगते हैं। वांग जी कार ड्राइव कर रहा था, जैसे जैसे विंग बता रहा था वैसे वैसे। विंग को बहुत जोर की भूख लगी थी तो रास्ते में एक शॉप दिखाई देता है। विंग कहता है, हे वहाँ पे शॉप है, चलो हम खाने चलते हैं। वांग जी कहता है, सीरियसली तुम्हें वहाँ खाना है। कहता है, हाँ चलो ना बाबा, चलो ना। इतना बोल करके विंग अपना गाउन को पूरा ऐसे एकदम संभालते हुए बाहर निकलता है और उस रेस्टोरेंट के पास आता है। वहाँ पे 2 कपल ही रहते थे और कोई नहीं था। तो वो दोनों कपल जब देखते हैं कि एक बहुत बड़ी लग्जेरियस कार उसके घर वाले होटल के सामने रुकी है, तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे विंग पहले अपने गाउन को एकदम कैरी किए हुए आगे आगे बढ़ रहा था, वहीं पीछे से वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो वो दोनों से देखते हुए कहते, न्यू न्यू शादी हुई है, हनीमून पे जा रहे थे क्या, कोई हिल स्टेशन। हाँ। वांग जी घूर कर बस उन लोग को देख रहा होता है। विंग कहता है, हाँ हाँ, हमारी आज ही शादी हुई है और हिल स्टेशन तक जाने तक बहुत लंबा सफर है, तो हमें क्या कुछ खाने को मिलेगा। वो कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। और इतना बोल करके वो उन दोनों के लिए मीट बनाता है। विंग और वांग जी मीट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, खासकर विंग बहुत ज़्यादा। तो वो उसे देख ही रहा होता है, तो जो शॉपकीपर थे वो कहते, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, मैं टेस्ट करके बताओ कैसा बना हुआ है। उन लोग के हाँ और ना बोलने से पहले वो जो शॉपकीपर वाली लेडीज थी, वो एक पीस मीट उठाकर मुंह में डालते हुए कहते, सच में मेरा हस्बैंड ना बहुत डिलीशियस मीट बनाता है, हाँ सुपर्ब। इतना बोल करके और वो उस पीस को खा लेता है। उसके बाद वांग जी और विंग कहते हैं, हाँ अपने मन में, खाओ वरना ये सब खा जाएगी, बड़ी भुक्खड़ दुकानदार है ये। फिर वो दोनों खाने पे टूट पड़ते हैं और उसके बाद वो पैसे दे देते हैं और वहाँ से वो आगे डेस्टिनेशन के लिए चले जाते हैं। पूरे 6 घंटे ड्राइव करने के बाद वो लोग फाइनली उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। विंग कहता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुम मुझे यहाँ तक लेके आए यार, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर वो उस घर को नॉक करने वाला होता है, तो उस घर से एक बूढ़ी लेडी ओपन करती है। तो विंग कहता है, यहाँ पे क्या सिंचेंग है। वो कहता, सिंचेंग। वो कहता, हाँ सिंचेंग, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। कहता, सिंचेंग। पर तभी पीछे से आवाज आती है, कौन है दादी माँ। और इतना बोलते हुए सिंचेंग बाहर आता है। जब सिंचेंग बाहर आता है तो देखता है कि विंग खड़ा है। वो कहता है, विंग तुम यहाँ। विंग कहता, हाँ मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। और इतना बोलकर विंग जैसे ही उसके करीब बढ़ने वाला होता है, पीछे से एक और वॉइस आती है, कौन है सिंचैंग। ये सुनना हुआ था कि दादी सिंचैंग दोनों बैक की तरफ देखते हैं, जहाँ से सिंचैंग की वाइफ चल के आ रही होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। विंग जब ये देखता है तो वो अपनी ही जगह पे रुक जाता है और कहता, ये। सिंचैंग कहता, विंग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलना चाहता था, मैं बस वो। तो विंग कहता, ओ मतलब तुम अपनी बीवी के रहते हुए भी मेरे साथ एंजॉय करना चाहते थे, यही ना। और इतना बोलकर वो पीछे हो रहा था। वांग जी भी कार के बोनट से लग के खड़ा था, क्योंकि विंग अभी तक अंदर नहीं गया था ना, तो वो बाहर आ गया था। जब देखा कि विंग अंदर नहीं जा रहा है और वो बात कर रहा है एक बूढ़ी लेडी से, तो वो कार के बोनट के पास आके खड़ा हो गया था। और जब देखता है कि पीछे से एक और प्रेग्नेंट लेडी बाहर निकल के आ रही है, तो वांग जी को बहुत बुरा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मतलब इसने परेशान तो किया था मुझे, पर फाइनली मैं इसके बॉयफ्रेंड तक छोड़ दूँ, पर अभी क्या। इसीलिए वो बस देख रहा होता है। वांग जी चुपचाप से उन लोगों की कन्वर्सेशन को भी सुन रहा होता है। विंग कहता है, क्या, हाँ तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे थे, हाँ तुमने कहा था कि तुम कुंवारे हो, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, तुम अनाथ हो, पर ये क्या है, ये तुम्हारी ग्रैंड मदर, ये तुम्हारी वाइफ, और अब तो बीवी भी होने वाला है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, सीरियसली सिंचेन। सिंचेन विंग को टच करने वाला होता है, तो विंग उसके हाथ को झटकारते हुए कहता है, डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी। और इतना बोलकर वो बैक होने वाला होता है, तो सिंचेन उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ता है। विंग उसके हाथ को झटकारते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा अपनी बीबी के सामने ये सब करते हुए तुम्हें अच्छा लगता है। तो सिंचन कहता है, तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। विंग कहता, ओह मतलब मैं तुम्हारा सब्स्टिट्यूट बन के रहूं, हाँ ये सवाल अपनी बीबी से जाके करो, क्या वो तुम्हारा सब्स्टिट्यूट बनने के लिए तैयार है। हाँ
इतना बोलकर विंग उसके हाथ को झटकारते हुए वहां से आ जाता है। वांगजी को खड़ा देखकर वो उसके कंधे पे अपना सर रख करके रोने लगता है। वांगजी को पता नहीं क्यों, पर विंग को रोता हुआ देखकर उसे अभी थोड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो पूरे रास्ते विंग से बस इरिटेट ही होता हुआ आया था और वो चाहता था कि इसको छोड़ के वो जल्दी से जल्दी भाग ले यहाँ से, बट कुछ और ही सिनेरियो बन रहा था। इसीलिए वांगजी कहता है, आ तुम्हारा जो भी नाम है, बस शांत हो जाओ। ऐसे रिश्ते की बुनियाद जहाँ झूठ हो उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। विंग जब ये सुनता है तो उसको बहुत जोर का रोना आ रहा होता है, इसलिए वो विंग को वांगजी को गले लगा लेता और कहता है, उसने उसने मुझे धोखा दिया। मुझे पता नहीं था कि वो शादीशुदा है और मैं पागलों की तरह 2 साल से उसे ऑनलाइन चैटिंग करता आ रहा था। तुम्हें पता है मैं उसे बहुत बहुत चाहता हूँ, पर वो मेरे साथ ऐसा करेगा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। वांगजी बेचारा इंसानियत के नाते रुमाल निकाल के देता और ऐसे करके सारा ना जितना भी नूता पोता था वो सारा निकाल देता और कहता है थैंक यू। और फिर वो वांगजी को बढ़ा देता है। वांगजी कहता है अब इसे तुम ही रखो, ये यूजफुल नहीं है मेरे लिए। विंग कहता है थैंक यू सो मच, थैंक यू, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। वांगजी फिर आराम से उसको पैसेंजर वाले सीट पे बैठाता है, फिर वापस से उसका ड्राइवर बन जाता है और कहता है हाँ वापस से मुझे सिटी जाना होगा। इतना बोल करके वो लोग वापस से चलना स्टार्ट कर देते हैं। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वांगजी कुछ नहीं कर सकता था। वो सीधे विंग को लेकर के मेंशन आ जाता है, जहाँ पे उसके अंकल बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। जैसे ही लैन वांगजी की कार मेंशन में इन होती है, वो उसको डांट लगाने के लिए मेन रोड पे आने ही वाले होते हैं कि देखता है कि वांगजी एक लड़की को लेके आ रहा होता है। और जब वो दोनों उसके सामने होते हैं तो उसे देखकर तो उसके अंकल को मिनी हार्ट अटैक ही आ गया था। वो अपने कलेजे पे हाथ रखते हुए कहते, तुमने एक लड़की से शादी कर ली। बेचारे अंकल टे बोलने वाले थे, तो वांगजी जल्दी से अंकल को पकड़ता है और गगा 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 इतना बोलना हुआ ही था कि वो लोग भी हॉल में बैठे हुए थे। तो जल्दी जल्दी से भागता हुआ लैन सिचन वैनचिंग के साथ में भागता हुआ आता है और अंकल को पकड़ते हुए अंदर लेके आते हैं। विंग भी अपना गाउन को जैसे तैसे करके अंदर लाता है। वेंचिंग ने भी गाउन वेयर किया हुआ था और आज वेंचिंग और सिचन की शादी हो रही थी, जिसमें हमारा वांगजी आया हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली उसको तो विंग भगा कर लेके जा रहा होता है। अंकल को बैठाने के बाद उसके चेस्ट को ऐसे सोप करते हैं, उन्हें दवाई दिया जाता है। 15 मिनट बाद जब वो नॉर्मल हो जाते हैं तो अंकल कहता है, बदमाश लड़के, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम किसी को भगा भगा कर शादी करने वाले हो। हाँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं तुम्हें इस जायदाद से बेदखल कर दूंगा, मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। तुमने मेरा नाक कटा दिया। तुम्हें शादी करनी थी, मुझसे कहा होता। मैं आज ही। अब वांगजी बोलता है, अंकल प्लीज शांत हो जाइए, आप ऐसे करेंगे तो आपको सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। वो कहता है, हार्ट अटैक गया तेल लेने, पहले बताओ मुझे। तुमने लड़के से शादी कर ली, वो लड़की वाले गेटअप में, तुम्हें सुबह नहीं देता, शर्म नहीं आती तुम्हें। वांगजी कहता है, अंकल पहले मेरी बात तो सुनिए। बेचारा अंकल बोले जा रहे थे, उन लोग को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। उसके बाद वो अंकल फाइनली बेहोश हो जाते हैं और घर पे डॉक्टर को बुलाया जाता है, उनका ट्रीटमेंट कराया जाता है और अंकल के मुंह पे मास्क लगा हुआ था। अब लैन सिचेन और वांगजी दोनों अंकल के आजू बाजू में बैठे हुए थे और बेचारे वो दोनों नई नई विली दुल्हन, आई मीन की एक तरफ वेंचिंग थी और दूसरी तरफ हमारा विंग था। वो दोनों सोफा पे बैठे हुए थे, अपना अपना सर पकड़े हुए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, एकदम ऑकवर्ड साइलेंस माहौल था। पूरा कमरा पिन ड्रॉप साइलेंस में डूबा हुआ था। तभी अंकल कहते, लान वांगजी, तुमने मेरी नाक कटा दी। लान वांगजी, तुमने मेरी इज्जत को डुबो दिया। लान वांगजी, तुम इतने घटिया हरकत कैसे कर सकते हो। वांगजी कहता है, अंकल शांत हो जाइए, अगर आप बोलेंगे तो मैं जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अंकल कहता है, खबरदार, तुम भूल गए हो हमारे रूल्स। हाँ लैन, एक बार ही शादी करते हैं, एक बार ही प्यार करते हैं और एक बार ही अपना पार्टनर चुनते हैं। जब तुमने एक लड़के से शादी कर ली है तो आज से यही रहेगा। अगर तुमने उसे घर से बाहर निकाला ना तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। वांगजी अपना सर पकड़ते हुए कहता है, अंकल पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। उसके अंकल कहते हैं, उसे बुलाओ, यहाँ बुलाओ। बेचारा वांगजी ना चाहते हुए विंग को इशारा करता है। विंग कहता है, क्या। वांगजी कहता है, यहाँ आओ। विंग उठकर अपने गाउन को पकड़ते हुए वहाँ आता है। अंकल कहते हैं, बेटा
अगर तुम्हें कोई यहाँ से निकाले तो मुझे मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इतना बोलकर अपने हाथ में से एक रिंग निकाल कर विंग को देते और कहते, ये हमारे खानदान की निशानी है, इसे पहन लो बेटा। विंग भी वो अंगूठी चुपचाप से पहन लेता है और फिर वापस आकर बैठ जाता है। उसके बाद वो अंकल अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आई मीन मरते नहीं है, सो जाते हैं। वांगजी और सीजन एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो सीजन कहता है, वांगजी बाहर चलो, मुझे बात करनी है। फिर अंकल को अच्छे से टक वक कर देते हैं कंबल से और फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। आने के साथ ही वांगजी कहता है, गगा आप जानना चाहते हैं ना कि एक्जैक्टली क्या हुआ है? तो सीजन कहता है, एक्जैक्टली मुझे बताओ कि क्या हुआ है। वांगजी सारी सिनेरियो समझा देता है और फिर वांगजी विंग की तरफ, लैंस सीजन भी विंग की तरफ और वेंचिंग भी विंग की तरफ देख रहे थे। विंग कहता है, हाँ ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। फिर वो सोफा पे आके बैठ जाता है और अपने गाउन को संभाल के बैठते हुए कहता है, एक्चुअली में मेरे घर वाले, आई मीन कि मेरे मॉम डैड नहीं है और मैं अपनी अंकल और आंटी के साथ रहता हूँ। तो मेरे अंकल और आंटी मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा हुआ था, मतलब कि उनके रिलेटिव्स के ही वो लड़के थे और मुझे लड़कों में ही इंटरेस्ट है। सो इफ़ यू डोंट माइंड सर, आप लोग अगर, वांगजी तो उसको घूर के देख रहा होता है। फिर विंग कहता है, आगे मैं बताता हूँ। फिर वो कहता है, वो लड़का भी अच्छा था, देखने में भी अच्छा था, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था, पर मैं तो किसी और से प्यार करता था ना सर, तो मैं शादी कैसे करता। तो उसी मैरिज हॉल में एक और शादी हो रही थी, तो मैंने उस लड़की से ड्रेस चेंज किया एंड देन मैं यहाँ भाग आया। जब मैं भाग आया तो उन लोग को पता चल गया कि मैं भाग रहा हूँ और मुझे नहीं पता था कि वो लोग गुंडे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए मैं वहाँ से भाग आया और उनके लोग मुझे ढूँढ रहे थे। तब आपका भाई मुझे मिल गया, फिर मैं आपके भाई के कार में बैठ के वहाँ से निकल ली। पर शहर से बाहर निकलते वक़्त भी उन लोगों ने हमारा पीछा किया था, तो मुझे मजबूरी में उन्हें शहर से बाहर लेके जाना पड़ा। और फिर जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास गया, तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे दिया। वो ऑलरेडी शादीशुदा थी और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसकी ग्रैंड मॉडल भी थी और उसने मुझे बोला था कि वो अनाथ है और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं कहीं और स्टे करता, तो मैं इनके साथ आ गया। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से इतना ज़्यादा ट्रबल हो गया। आप चाहे तो मैं सुबह में यहाँ से चला जाऊँगा। सब लोग अपने-अपने सर पे हाथ लेके बैठ जाते हैं और अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आफ्टर ऑल करे भी तो क्या करें? वांगजी को तो खून खौल रहा होता है कि ले, बिना शादी के ही दोनों को पति-पत्नी घोषित कर दिया गया है। ऐसे क्या यहाँ पे चुनावी दंगल चल रहा है? वो तो कुछ भी। लैंस सिचन कहते हैं, ठीक है राज जी, तुम मेरे कमरे में चलो, मैं इनके लिए कमरा का व्यवस्था करवाता हूँ, ये गेस्ट रूम में सो जाएंगी। इतना बोल करके वो सबीन को बोलता है गेस्ट रूम प्रिपेयर करने के लिए। वांगजी दांत पीसते हुए अपने कमरे में चला गया था और वेंचिंग भी सीचन के कमरे में चली गई हुई थी। फिर विंग को उसके कमरे में छोड़कर सीचन कहते हैं, अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बेझिझक कहिए। विंग बेचारा हमारा था ही बेशरम, तो वो कह देता है, मुझे भूख लगी है, आई एम सॉरी सर, मैं दोबारा आपको परेशान कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो सीधे 90 डिग्री बो करता है। सीजन तो एक पल के लिए डर ही गए थे, फिर कहते हैं, ये कितना ज़्यादा ड्रामा करता है, उफ, क्या ये होगा मेरे भाई का। इतना बोल करके लैंस सीजन भी वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाते मात्र ही सर्वेंट उसके लिए खाना दे गया था, तो विंग खाना ले लेता है डोर बंद करते हुए, कहता है, फाइनली मुझे खाना मिल गया। और वो जल्दी जल्दी से मुंह में भर भर के खाना खाना स्टार्ट कर देता है। खाना खा चुकने के बाद वो प्लेट रख देता है और उसे गर्मी लग रही थी, तो उस रूम में ना एसी नहीं था, मतलब सभी के लिए रूम्स ऐसे रहते नहीं है ना नॉर्मली। एसी था पर वो खराब हो चुका था और उस सीलिंग फैन से ना विंग को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो वो ना जल्दी जल्दी से गाउन को खोल देता है और वो नीचे पैंट पहना हुआ था, खोल देता है और बेड पर फेंक देता है। कहता है, ये लड़कियाँ इतनी ज़्यादा हैवी गाउन्स पहनते कैसे हैं? पहनना तो दूर की बात छोड़ो, वो लोग इतनी देर तक कैरी कैसे करते हैं? मैं तो इतनी देर में थक गया यार, मैं तो बहुत थक गया। और ऐसा बोल करके वो बेड पे बैठ जाता है और फिर वैसे ही लेट जाता है। वांग जी जो कि अपने कमरे में चला तो आया था, पर वो अभी भी उसको ना अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने विंग को रोते हुए देखा था, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो विंग को चेक करने के लिए दोबारा से, मतलब 2 बार 3 बार उसके रूम के पास आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। फाइनली वो डोर ओपन करता है, तो जैसे ही डोर ओपन होने का साउंड सुनता है विंग, वो फटाक से खड़ा हो जाता है और वांग जी उसको देखता है। भाई साहब, उसे देखकर ही उसका गला सूखने लगा था। विंग जिसने नीचे पैंट पहना हुआ था, वो भी फुल वाला, ऊपर से उसका पूरा बॉडी खाली था। वांग जी की इंटेंस निगाहें उसके एडम एप्पल पे चली जाती हैं, जो कि उसे दिखाई दे रही थी। उसकी मिल्की वाइट स्किन, 2 छोटे-छोटे पिंक निपल्स, उसके नेवल जो थोड़े डीप थे, उसकी पतली-पतली बाजू, ऊपर से उसका वो लॉन्ग फेस,
उसके जो बाल पूरे मिक्सड हुए पड़े थे। वांग जी अनजाने में ही उसकी तरफ बढ़ रहा था और विंग अपने दोनों हाथों से अपने दोनों बॉडी को तरफ ऐसे क्रॉस करते हुए कहता, सर ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ। वांग जी जो कि अभी भी होश में नहीं था, उसकी निगाहें अभी विंग के एडम एप्पल पे जा रही थी। जिस तरह से विंग बोल रहा था तो उसके एडम एप्पल्स ना हिल रहे थे। वांग जी को वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वांग जी ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बस बढ़ता ही जा रहा था। विंग कह रहा था, सर प्लीज स्टॉप, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरा चीरहरण नहीं कर सकते सर, स्टॉप 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 स्टॉप। पर वांग जी उसके साथ बढ़ता है और वो उसकी तरफ झुक रहा होता है। तो वांग जी को जब ऐसा करता हुआ देखता है विंग, तो उसके अपने दोनों हाथों को उसके दोनों शोल्डर पे रखते हुए उसे दूर करते हुए कहता है, सर आप ये क्या कर रहे थे? वांग जी की अभी भी निगाहें उसके एडम एप्पल पर थी और विंग को लग रहा था कि वो उसके बॉडी को देख रहा है। तो वो जल्दी जल्दी से गाउन उठाकर अपने ऊपर से कवर करते हुए कहता, अपने मन में, ये सीमलेस फॉरवर्ड इंसान कितना सीमलेस है, मुझे घूर घूर कर देख रहा है। फिर कहता है, सर आपको कुछ चाहिए? तब जाकर के वांग जी का पॉइंट अभी वहां से हट करके विंग के फेस पर गया था। अभी विंग को वो देख रहा था। विंग को मतलब वो इतने टाइम से उसको झेल रहा है 6-7 घंटे से, लेकिन उसने उसे देखा तक नहीं था। अभी विंग, उसकी आईलैशेस, पतली लंबी नोज, उसके छोटे 2 पतले पतले लिप्स जो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे, रोज पेटल के जैसे एकदम पिंकिश थे। उसके नीचे छोटा सा मॉल और ऊपर से उसकी वो जो पलक जो झपकाते हुए एकदम क्यूट लग रहा था वो। वांग जी अचानक से उसके लिप्स पे एक पिक किस कर लेता है। विंग कहता है, हाँ। और वो बस शॉकिंग रिएक्शन ही दे रहा होता है बेचारा हमारा वांग जी। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। विंग कहता है, ये क्या था? मतलब मुझे बेहोश होना चाहिए था, पर ये क्यों बेहोश हो गया? फिर वो गाउन हटाता है और वांग जी जो कि टेढ़ा बेहोश हुआ था तो उसको सीधा करते हुए कहता है, सर सर आप जिंदा है ना? मरे तो नहीं ना सर? बेचारा वांग जी हमारा अभी भी नहीं कुछ बोल रहा था। वांग जी के ऊपर पानी छींटता है विंग, पर फिर भी वांग जी होश में नहीं आता। कहता, अब क्या करूं? ओह माय गॉड, मैंने इन्हें बेहोश कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, विंग 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 विंग, ये तुम हमेशा मुसीबत मोल क्यों ले लेता है? हाँ मुझे समझ नहीं आता तुझे, इन्होंने तुम्हें पिक किस किया? बेहोश तो तुम्हें होना चाहिए था, पर ये बेहोश क्यों हो गए? हाँ अब मैं क्या करूं? फिर बेचारा विंग जैसे तैसे करके तानता हुआ वांग जी को, मतलब बैक पर से 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश करता हुआ धीरे धीरे करके उसको खींच खाच कर बेड पर लाके पटक देता और कहता, हाँ ये इंसान क्या खाता है? घास फूस की जगह पे या फिर हाथी खाता है? यार हाथी जैसा वेट क्यों है इसका? मेरा क्या ही होगा? और तानते हुए उसको बीच बेड पे पटक देता और कहता है, हाँ ऐसे लेटे रहो, मुझसे अब नहीं होगा। और फिर उसके सूच को उतार देता है, उसके शर्ट्स को खोलने के लिए जैसे उसके हैंड को उठाता, कहता, बाप रे इसके हाथ, अरे बाप रे मुझसे नहीं होगा, किस चक्की का आटा खाते हो तुम, मुझसे नहीं होने वाला। और उसको पटक देता, कहता है, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और ऐसा बोल कर वो लेट जाता है। रात में वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ना टक करके, मतलब एक दूसरे को कटल करके सो गए हुए थे। भांगजी भी अनजाने में ही विंग को अपनी केज में चांप लिया हुआ था और वो दोनों सो गए थे। अगली सुबह जब विंग की नींद खुलती है तो वांगजी की भी नींद खुल जाती है और विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते, आ, और दोनों उठ के बैठ जाते हैं। विंग बेचारा वापस से अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख लेता और कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग कहता, मैं यहाँ, ये तो मेरा ही कमरा है ना सर, आप मेरे रूम में आए थे। वांगजी फिर रात का सारा सिनेरियो याद करता है और लास्ट वाला सीन जब वो किस किया था, भाई साहब वो बेहोश हो गया था। तभी जो कि वांगजी को लगता है कि शायद से बाहर ना गगा आ गए हैं और अंकल भी आ गए उन्हें देखने के लिए, इसलिए वो विंग को उसके टमी में चिमटी काटता है और विंग बहुत जोर से चिल्लाता, आउच! लाल वांगजी ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, जो कि रात को उसने विंग ने वांगजी का नाम सुना था। वांगजी सीधे उसे बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता और उसके कान में धीरे से कहता है, चुपचाप मुझे कोऑपरेट करो, घर के बाहर गगा है शायद से। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता, ओह अच्छा ठीक है, तो तुम्हें धीरे से काटना चाहिए था ना, ऐसे जोर से कौन काटता है भला? वांगजी कहता है, ओ मेरी मर्जी, मेरा मन, मैं जोर से काटूं या फिर धीरे से काटूं। और बाहर ना लैंस टीचर ना ब्लश कर रहे होते। अरे यार सुबह सुबह भी ये दोनों शुरू हो गए हैं। फिर उसे याद आता है, ओ नो ये दोनों तो शादीशुदा है ही नहीं। फिर वो जैसे ही डोर ओपन करने वाले होते हैं तो अंकल कहते हैं, सीचर ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ वो दोनों नए नए शादीशुदा है, चलो यहाँ से चलते हैं हम, और तुम्हें भी तो अपने कमरे में होना चाहिए था, तुम बाहर क्या कर रहे हो? सीजन कहते हैं, अंकल ऑफिस में तो जाना है ना? अंकल कहते हैं, हाँ आजकल के बच्चे,
पता नहीं क्या ही सोचते और समझते और क्या ही करते हैं। फिर बोलते चलो यहाँ से चलते हैं। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वांग जी को बाहर का कुछ फ़ील नहीं हो रहा था, तो वो के ऊपर से उठ जाता है। विंग अपना ठमीना सहलाते हुए कहता है, तुमने मुझे बहुत जोर से काट लिया, यूँ तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल करके और वो वहाँ से डोर ओपन करके अपने रूम में चला जाता है। विंग वहाँ पे बैठा हुआ था और सोच रहा था अब वो क्या करे। हाँ, इनके घर वालों ने तो उन्हें ज़बरदस्ती से इन दोनों का शादी तय कर दिया और पति-पत्नी घोषित भी कर दिया। और फिर अपने हाथों में देखता है जो कि अंकल ने उन्हें रिंग दिया हुआ था। वो कहता है, क्या करूँ मैं? इस रिंग का मान रखूँ या फिर मैं यहाँ से भाग जाऊँ? बट मैं यहाँ से भाग ही जाऊँगा। हाँ, मैं यही करने वाला हूँ, क्योंकि अगर इन लोगों ने मेरी शादी इससे करवाई तो मैं तो इनसे प्यार ही नहीं करता और फिर मैं ये नहीं होगा मुझसे। और इतना बोल करके वो पूरा डिटरमाइन था कि वो भाग जाएगा। वो इतना सोच कर वॉशरूम यूज़ करता है और वापस से आके उस गाउन को पहन के बैठा हुआ था। अब वो क्या ही कर सकता था, उसके पास दूसरा कपड़ा तो था नहीं। इसी वजह से वो बैठा हुआ था। तो वेनचिंग उसके पास आती है और उसको एक पेयर सेट कपड़ा देते हुए कहती है, आई थिंक ये कपड़े तुम्हें आ जाएंगे और मैंने कुछ और कपड़े का ऑर्डर दे दिया है, तब तक तुम इसे पहनकर फ्रेश हो जाओ, ठीक है ना? विंग उस कपड़े को ले लेता है और उसे वेनिंग को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। वो कहता है, थैंक यू सिजिए, मेरा मन रखने के लिए और मेरे लिए ये लाने के लिए। वेनिंग वेंचिंग उसके बालों पे हाथ फिराते हुए कहती है, कोई बात नहीं विंग, तुम मुझे सिजिए बुला सकते हो। आखिरकार हम हैं और तुम मेरी फैमिली का हिस्सा जो हो। विंग रोते हुए कहता है, सिजिए पर मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। तो वेंचिंग कहती है, कोई बात नहीं, अब से हो। अब अंकल ने कह दिया हो, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, अब चाहे कुछ भी हो जाओ, ये बदलने वाला नहीं है। इसीलिए हम मिलकर अपने घर को संवारेंगे, सजाएंगे, ठीक है ना? तो वो कह देता है, ठीक है। उसके बाद वेंचिंग वहाँ से चली जाती है और विंग वापस से जाकर के फ्रेश होता है, नहाता है और उस कपड़े को वेयर करता है। वो सामने शीशे के सामने खड़ा था और सोच रहा होता है, मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? कुछ तो ढूँढना होगा। इतना बोलकर फिर वो जल्दी-जल्दी से रेडी होकर के घर से बाहर आता है। जहाँ पे डाइनिंग एरिया में सभी लोग बैठे हुए थे और वेट कर रहे हुए थे। विंग जब वहाँ से आ रहा होता है तो वांग जी उसको देख रहा होता है और ये वांग जी का पॉइंट ऑफ व्यू है। एकदम जो होता है ना, सनलाइट पूरा विंग के ऊपर फोकस था और ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? और विंग ना उसके फेस एकदम ग्लो कर रहे थे। वो बिग स्माइल देते हुए आ रहा होता है। उसका वो क्यूट लिप्स, वो जिस तरह से देख रहा होता है, वो जिस तरह से चल के आ रहा होता है, वो सभी थिंग्स ना वांग जी नोटिस कर रहा होता है और धीरे से बोलता है, ब्यूटीफुल। सीजन उसको सुन लेते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। तब तक विंग वहाँ आ चुका था और सबको गुड मॉर्निंग इतना बोलकर वो बैठ जाता है। अंकल बोलते हैं, वहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ आओ। फिर वो उसे वांग जी के बगल में बिठा देते हैं। उसके बाद कहते हैं, तो मुझे कुछ बताना है आप सब लोगों को। सभी लोग बड़े आराम से अंकल की बातें सुन रहे होते हैं। तो अंकल कहते हैं, जैसा कि तुम दोनों का शादी हो गया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा जो है ना ग्रैंड पार्टी देना चाहता हूँ तुम दोनों की शादी की खुशी में, ताकि सभी को पता चले कि हमारे घर की बहू कैसी है। विंग बेचारा वो शॉक कहता है, क्या पार्टी? तो अंकल कहते हैं, क्या बात है बेटा, क्या कोई आपत्ति है तो हमें बताओ। अगर वांग जी ने तुम्हें बुली किया है या फिर परेशान किया है। बेचारा वांग जी अंकल को देख रहा और विंग को देख रहा और बोला, अब मैंने क्या कर दिया? तो विंग कहता, नहीं नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया अंकल, वो तो मैं बस कह रहा था कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, आप सबको बताने की क्या जरूरत है। विंग इतने पोलाइट वे में बात कर रहा था कि सब कह रहे थे, हाँ ये मक्खन क्यों लगा रहा है अंकल को। तो अंकल कहते हैं, बस 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 बस, मुझे ना पूरे दुनिया वालों को बताना है कि हमारे घर की बहू कैसे हैं। विंग कहता है, पर मैं तो लड़का हूँ ना। तो अंकल कहते हैं, तुम शादी करके लाए गए हो ना, तो तुम हमारे खानदान की बहू ही हुए ना। विंग अपना सर पकड़ के बैठ जाता और कहता है, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। फिर वो लोग पार्टी के बाद डिस्कस करते हैं कि किस तरह का फूल होगा, क्या होगा, खाने का मेन्यू वगैरह सब कुछ डिसाइड करते हैं और वो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं और विंग ना रोनी सूरत बना के बस बैठा हुआ था। नाश्ता कर चुकने के बाद लैंस जैन उठकर ऑफिस जाने को होते हैं। अंकल भी जा रहे होते हैं और वांगजी भी जा रहा होता है। तो लैंस जैन वेंचिंग के फोरहेड पर किस करते हैं और वहां से उसे बाय बाय और विंग करते हुए जा रहे होते हैं और वांगजी ने सीधे मुंह उठाकर जा रहा होता है। तो अंकल कहते हैं, ठहरो। बेचारा वांगजी और सीचेन दोनों रुक जाते हैं। तो अंकल कहते हैं, तुम विंग को किस करना भूल गए हो और उसे गले लगाना भी। विंग हाँ करके उन सबको देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, कितनी एडवांस फैमिली है, मतलब इन लोगों के सामने अंकल खुद ही बोल रहे हैं। वांगजी कहता है, बट अंकल
वो मैंने सुबह कर लिया था। तो अंकल कहते हैं, हाँ तो सुबह तुमने अपने कमरे में किया था ना, अभी तुम ऑफिस जा रहे हो और सीधे रात को मिलोगे तुम उससे, तो क्या तुम उसे गुड बाय किस नहीं दे सकते? चलो जाओ अभी। और इतना बोलकर अंकल ऐसे खड़े हो गए थे एकदम तन के। बेचारा वांग जी ना चाहते हुए भी अंकल की बातों को फॉलो करता हुआ वो आता है और विंग के बालों को हटा रहा होता है। बेचारा विंग हमारा पूरा ठंडा हो चुका था और उसे अकवर्ड लग रहा था, वो अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था और धीरे से कहता है, रहने दो ना, हो क्या? वांग जी चुपचाप से उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और वापस से पलट के आ रहा होता है। तो अंकल दोबारा से कहते हैं, मैंने कहा ठहरो। तो वांग जी कहता है, अंकल हो गया ना? तो अंकल कहते हैं, और गले कौन लगाएगा? हाँ। बेचारा हमारा वांग जी दोबारा से मुड़ता है और विंग को हल्का सा टाइट, मतलब हल्का किस हग करके और वहां से बैक होकर जाने लगता है। अंकल जाते हुए वांग जी और सिचन दोनों से कहते हैं, घर आने के बाद भी तुम दोनों को यही करना है और मैं खुद देखूंगा, अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया तो फिर सोच लेना। इतना बोलकर मुझे पोर्ट्रेट वाले डिपार्टमेंट में छोड़ दो और मैं वहां जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ के जापानी फ्रेंड्स के साथ में हाइकिंग के लिए जाना है और साथ में मुझे वहाँ पे बैठ कर चेस भी खेलना है। तो तुम लोग ऑफिस जाओ और मुझे वहाँ छोड़ दो। इतना बोलकर तीनों एक ही कार में, तीनों की सवारी निकल पड़ती है। उसके जाने के बाद विंग, हाँ, हाँ, ये क्या था, ऐसे बोल रहा होता है। तो वेंचिंग आकर के उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। तो विंग ऐसे करके डर जाता है। तो वेंचिंग कहती है, तुमने मुझे भी डरा दिया विंग। विंग कहता है, सीजिए ये क्या हो रहा है? वो मेरा हस्बैंड नहीं है, फिर भी अंकल सारी ड्यूटी उससे क्यों करवा रहे हैं हस्बैंड वाली? हाँ। तो वेंचिंग कहती है, क्या तुम्हें वांग जी पसंद नहीं है? वो यहाँ का मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैंडसम है और जब उसने एड शूट किया था तो एक ही दिन में मिलियंस कॉपियां बिकी थी। वो इतना ज्यादा हैंडसम है कि लड़कियां उसके पीछे पागल है और तुम उसे भगा के ले आए। आश्चर्य वाली बात है, और वो तुम्हारी बात भी मान रहा था। विंग कहता है, हाँ, हाँ, वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनी थी, मैं क्या ही करता सीजिए, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं उनसे शादी ही कर लूं, मतलब कि हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड बन जाए, और अंकल जबरदस्ती हमें पेयर करने पे लगे हुए हैं। अब क्या करें हम? हाँ। तो विंचिंग कहती है, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, अगर ये रनिंग वाली मैरिज सक्सेसफुल रही तो ज्यादा मजेदार होगा ना। इतना बोलकर वेंचिंग अपने कमरे में चली जाती है। विंग कहता है, मजेदार होगा खाक, और माथा पर हाथ लिए हुए वो नीचे बैठ जाता है और सोचते हुए कहता है, मैं तो भाग जाऊंगा यहाँ से, पार्टी, हाँ पार्टी पार्टी। और इतना बोलकर उसके चेहरे पे एक इविल स्माइल आ गई हुई थी। अब शाम के टाइम में विंग और वेंचिंग मिल करके किचन में काम कर रहे होते हैं और विंग भी वेंचिंग की हेल्प करा रही होती है। हालांकि विंग अपने अंकल और आंटी के यहाँ रहता था तो उसके अंकल और आंटी उसे बड़ा प्रताड़ित किया करते थे और बेचारे उन लोगों से दूर रहने के लिए हॉस्टल में रहता था और खाना वाना बनाने विंग को भी बड़े अच्छे से आता था। और यहाँ पे जियांग फैमिली की कोई रोल नहीं है, ठीक है। वो अपने सच के बायोलॉजिकल अंकल और आंटी के यहाँ रहता था, तो वो उसकी हेल्प कर रहा होता है। वो बहुत सारी डिशेस बनाया हुआ था जिसे देखकर वेंचिंग भी इम्प्रेस्ड हुई थी और बोल रही थी, मैं भी खाना बनाती हूँ, पर सच में मुझे ना इस तरह से खाना बनाना और डेकोर करना नहीं आता विंग। विंग कहता, सीजिए, वैसे भी मैं अकेले रहा हूँ ना तो मुझे इन सारी चीज़ों की आदत है। और अभी वो दोनों ना डम्पलिंग्स बना रहे होते हैं। डम्पलिंग्स की स्मेल पूरे घर में फैली हुई थी। वांगजी और सीचेन और अंकल तीनों जैसे ही घर में इन करते हैं, वो खुशबू, हाय, तीनों एक साथ देखते हुए कहते हैं, डम्पलिंग्स बन रहे हैं। और वो तीनों ना किचन सेक्शन की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से वेंचिंग और विंग ना बातें ना कर रहे थे और हंस रहे होते हैं। उन दोनों को देखकर अंकल कहते हैं, हाँ, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मेरी फैमिली पूरी हो गई, अब बस मुझे घर में बच्चे चाहिए और कुछ भी नहीं। और तुम दोनों बच्चे की तैयारी करो। फिर कहता, विंग, विंग तो बच्चे नहीं दे सकता ना, इसलिए सीचन तुम बच्चे की तैयारी करो। मुझे बस घर में एक पोता चाहिए और एक पोती चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर मेरी फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों ने शादी कर ली। मैं बहुत खुश हूँ और अगर अब मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई गम नहीं है, सच में। तो पहले तो सीचन और वांगजी उन उन दोनों बातें सुन रहे थे चुपचाप गबर 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 करके। फिर अंकल जब लास्ट वर्ड मेंशन करते हैं कि मैं मर भी जाऊं तो दोनों पलटते हुए गले लगा लेते हैं और कहते हैं, अंकल प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। तो अंकल दोनों बच्चों को सोप करते हुए कहते हैं, सच तो कह रहा हूँ, अगर अब मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे कोई गम नहीं रहेगा। मैंने अपनी फैमिली कंप्लीट होते हुए देख जो ली है। अब तुम दोनों जाओ और उन दोनों को हग करो, किस करो एंड देन यहाँ वापस आओ। तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। तो सीचन तो बेचारे चले गए थे, वांगजी नहीं जा रहा था। तो अंकल कहते हैं, क्या तुम्हें अलग से इनविटेशन पत्र दूं? बेचारा वांगजी हमारा कहता है, अंकल सुबह में तो किया था ना, अभी करना जरूरी है क्या?
अंकल कहते हैं हाँ, न्यू न्यू शादी में यही सभी चीज़ें तो याद रखने वाली होती है। बाद में जब तुम बिजी हो जाओगे और वो खुद बिजी हो जाएगा अपनी अपनी लाइफ में, ये सभी थिंग्स छूट जाते हैं, जाओ। इतना बोलकर वो वांगजी को धक्का दे रहा होता है। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि अंकल उसे इतना ज़्यादा रोमांटिक कैसे हो सकते हैं। उनकी एज देखो और हमारी एज देखो, मतलब हम ही लोग बोरियत से भरे हुए हैं। फिर वांगजी भी आता है जहाँ पे वेंचिंग ने सीजन को भी हक किया हुआ था और सीजन ने भी वेंचिंग को हक किया हुआ था और उनके नोज से नोज वो रब कर रहे थे और लबी डबी हो रहे थे और विंग हमारा सर झुकाए हुए और डम्पलिंग्स भर रहा होता है। तो वांगजी भी आता है और उसे बैक से हक कर लेता है और कहता है मैं घर आ गया। तो विंग कहता है हाँ ठीक है, अब जा सकते हो। विंग की बात सुनने के बाद वांगजी कहता है अंकल अभी भी हमें देख रहे हैं, मुझे एक और काम करना है। फिर इतना बोलकर वो विंग को अपनी तरफ घुमाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर, और अभी ना वांगजी एकदम सिंसियर होके बोल रहा था। विंग को बड़ा अच्छा लग रहा था ये बात सुनकर, मतलब पता नहीं क्यों, पर ये सुनकर ना उसे ज्यादा अटैचमेंट फील हो रहा था। वो स्माइल कर रहा होता है और अंकल विंग को स्माइल करता हुआ देखकर उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। वांगजी जब जा रहा होता है तो कहता है मैं तुम दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक करा के ही रहूंगा, मुझे तो पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर जब तुम उसे लेकर आए हो तो मैं सब सही करके रहूंगा। पर खुरदार तुम्हें क्या लगता है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे अंकल ना सोच रहे होते अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए। उसके बाद वो भी अपने कमरे में चले जाते हैं फ्रेश होने। फिर सीचन भी वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद विंग और वेंचिंग दोनों मिलकर पूरा डाइनिंग एरिया को फिट करते हैं, आई मीन सारा चीज लगाते हैं। तब तक वो लोग फ्रेश होके आ चुके थे, आके बैठ जाते हैं। तो सारा मेन्यू को देख करके वो लोग बहुत एक्साइटेड थे और अंकल कहते हैं इतने सारे बटलर्स थे तो तुम लोग खाना क्यों बना रहे थे। वेंचिंग और विंग दोनों एक एक करके कहते हैं अंकल हम लोग पूरा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कुकिंग ही कर ले, कम से कम अपनी फैमिली को हम अपने हाथों से तो खिलाएंगे ना। और ये लाइन वेंचिंग बोल रही थी। अंकल को बहुत अच्छा लग रहा था और वो इमोशनल अटैचमेंट फील कर पा रहे थे। वो रोते हुए कहते हैं सच में आज मेरी फैमिली सच में कंप्लीट हो गई, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और इतना बोलकर दो बॉक्स निकालते हैं और वो विंग को और वेंचिंग को दे देते हैं और कहते हैं ये कल पहनना तुम दोनों, ओपन करो। फिर वो दोनों बॉक्स ओपन करते हैं तो दो ब्रेसलेट थे, सेम ही थे, जिसके विंग भी पहन सकता था और वेंचिंग भी पहन सकती थी। दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, कहते हैं सच्ची ये हमारे लिए ये बहुत खूबसूरत है। अंकल कहते हैं हमारे घर के लक्ष्मी हो तुम दोनों, तो ये तो बनता ही है। फिर वो लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो अंकल कहते हैं वाह सच में ये खाना सच में बहुत टेस्टी है। तो वेंचिंग कहती अंकल मैंने बस हेल्प किया है, सारा खाना विंग ने अकेले बनाया है, मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी, मैं इतना अच्छा खाना नहीं बनाती। तो वांगजी बहुत सरप्राइज था क्योंकि सच में वाकई में विंग ने बहुत ही टेस्टी और जैसे होटल सब में खाना बनता है ना उस तरीके से बनाया हुआ था। सभी लोग खा रहे थे और वांगजी विंग से इम्प्रेस्ड हो रहा था। विंग के चेहरे पे भी ब्राइट स्माइल थी जिसे वांगजी बार बार ना चाहते हुए उसको देख रहा होता है। तभी विंग के फोन पर ना रिंग आना शुरू हो गया था। विंग जब देखता है तो उसका पूरा मुंह ही बन जाता है और वो पिक नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप से खाना खाना शुरू कर देता है और वो वापस से खा ही रहा होता है। फिर बजने लगता है तो अंकल कहते हैं किसका फोन आ रहा है, क्या तुम्हारे घर वाले का फोन आ रहा है। तो विंग झूठ मूठ बोल देता है कि हाँ वो हमने भाग के शादी कर ली ना तो मेरे घर वाले बस जानना चाहते हैं कि। तो अंकल कहते हैं तो उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी दिखाओ कि तुमने किन से शादी की है। तो जो हमारा विंग था कहता नहीं नहीं अंकल मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो लोग गुंडे हैं और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अंकल कहते हैं मैं भी देखता हूँ, मेरा बेटा भी कुंफू मास्टर में कम नहीं है ना वांग जी खा रहा था बेचारा चौक होते होते बच्चा और कहता है जी अंकल। और इतना बोलकर वो दोबारा विंग को घूर कर देखता है। विंग बेचारा म्याऊं वापस से नीचे सर झुका लेता है और वो लोग खा रहे थे। वो लोग ऐसे बीच बीच में छोटा छोटा कन्वर्सेशन कर रहे थे और खा रहे होते। और विंग के फोन ना वाइब्रेट कर दिया था लेकिन बार बार बज रहा था और वांगजी इसके बगल में था तो उसे नोटिस हो रहा था। खाना खा चुकने के बाद सभी चीजें किचन एरिया में डालने के बाद विंग फोन लेकर जैसे ही अपने कमरे में आता है तो वांगजी भी उसके पीछे आ चुका था और विंग जो कि फोन चेक कर ही रहा होता है तो वांगजी पीछे से कहता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन है हाँ। तो विंग एकदम डर गया था और पीछे पलटते हुए कहता है हाँ 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 वो वही कॉल कर रहा है। वांग जी उस फोन को ले लेता है और सीधे दीवार पे दे मारता है। विंग कहता है ये क्या किया तुमने, हाँ वो मेरा फोन मैंने कितनी मेहनत से खरीदा था, तुम्हें पता है पूरे टोटल 12,000 के फोन थे, तुम क्या जानो 12,000 कितने होते हैं। तुम्हारे लिए तो वो बहुत छोटी सी बात है ना, पर हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है और तुमने मेरे 12,000 का फोन तोड़ डाला। तुम बहुत बुरे हो, निकल जाओ मेरे रूम से, निकलो अभी के अभी।
वांग जी को तो ऑलरेडी गुस्सा आ रहा था, वो बात करने आया था, लेकिन विंग ने उसको खड़ी खोटी सुना दी। वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है तो विंग कहता खबरदार मेरे पास भी आए तो देख लेना तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इतना बोलकर उसको धक्का दे करके रूम से बाहर निकाल देता है और बेड पर जाकर मुंह फुला कर बैठ जाता है। वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे बात करने के लिए अपने हाथ को ना उठाता है कि वो नॉक करेगा और उसको बोलेगा दरवाजा खोलने के लिए। फिर वो उसकी ईगो बीच में आ रही थी। वो वापस से अपने कमरे में चला जाता है और दांत पीस रहा होता है। कहता है डिस्कस्टिंग, इस घर में रहने के बावजूद भी बॉयफ्रेंड से बात करना है उसे। हाँ, और जल कुकरा बन के घूम रहा था हमारा वांगजी। उसके बाद अगले दिन आज पार्टी होने वाली थी। अब विंग कहता है आज पार्टी भी हो रही है, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, इवन मेरे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड को भी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। अब मेरा क्या ही होगा, मुझे यहाँ से भागना होगा इससे पहले कि सब कुछ गड़बड़ हो सच में। और वो सोच रहा था मैं ऐसा क्या करूं कि ये लोग मुझे घर से धक्के मार के निकाल दे, या फिर क्या करूं मैं। पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। घर में सभी चीजें डेकोर हो चुकी थी और पार्टी स्टार्ट भी होने वाली थी। विंग को भी कपड़ा दे दिया गया था और बेचारा ना चाहते हुए भी कपड़ा पहन रहा होता है। वो कपड़ा को देखकर तो मुंह बना रहा होता है और उसे टाई बांधनी आ नहीं रही होती है, इसलिए वो टाई लेकर के मुंह उठा करके वांगजी के कमरे में आ जाता है। वांगजी जो कि पूरा परफेक्ट तैयार हो चुका था और वो अपने बालों को बस फाइनली टचअप कर रहा था, तो विंग कहता है मेरे फ्यूचर हस्बैंड देखो, मुझे टाई बांधनी नहीं आती है तो तुम बांध दो, और ऊपर से तुमने मेरा फोन भी तोड़ा है तो तुम्हें तो सॉरी भी बोलना चाहिए। कल तुम बिना सॉरी बोले मुझे। फिर कहता मैंने ही तुम्हें घर से निकाल दिया था, आई मीन रूम से निकाल दिया था, पर मुझे टाई बांधनी नहीं आती, बांधो वरना मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। वांगजी उसकी तरफ जैसे ही पलटता है, विंग का इतना क्यूट सा फेस देख करके, उसका बनी वाला फेस देख करके, हाय हमारा वांगजी दिल हार गया था। उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। जब विंग देखता है कि वो उसकी तरफ बढ़ ही नहीं रहा है तो कहता है ओए, मैंने कहा मेरे टाई बांध दो। और उसकी तरफ आता है, उसके हाथों में टाई पकड़ा करके अपने गर्दन के ऊपर लपेट लेता है और कहता है बांधो ना। वांगजी तंदर तोड़ते हुए कहता है ठीक है। फिर उसका टाई बांध देता है और उस टाई को जैसे ही ऊपर कहता है, विंग कहता है तुम क्या मुझे मारना चाहते हो, ऐसे कौन बांधता है भला। हाँ, वांगजी फिर उसको नॉर्मल कर देता है और कहता है तुम्हारे लिए कुछ है। इतना बोलकर वो एक बॉक्स विंग को दे देता है। फिर वापस से वो अपने बालों को और कपड़ों को ठीक करने लगता है। जब विंग देखता है कि वो फोन है, वो उछलते हुए बोलता है क्या तुम मेरे लिए फोन लेके आए, वो भी नया वाला, सच में, ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इतना बोलकर वो वांगजी के बैक पे चढ़ जाता है। वांगजी विंग को कैरी कर लेता है और उसको इतना चहकता हुआ देख करके ना वांगजी को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। फिर वो नीचे उतरते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना ठीक है। इतना बोल करके वो फोन को देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था उसके सभी फंक्शन और फीचर्स को देख कर। कहता ओ माय गॉड, ये तो वन प्लस फोन है। तुम इतना एक्सपेंसिव फोन क्यों लाए, तुम्हें पता है ये कितना महंगा है, तुम 1.5 लाख का फोन लेके आ गए मेरे लिए। तुम तुम इतना पैसे कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, वो भी एक फोन के ऊपर। वांगजी कहता है मेरे पास बहुत है, अरे एक मामूली सा फोन ही तो है। विंग कहता है क्या एक मामूली सा फोन, मतलब 1.5 लाख का फोन एक मामूली सा फोन है, सीरियसली। तभी डोर पे नॉक होता है और कहते हैं पार्टी स्टार्ट होने वाली है तो चलो। फिर विंग कहता तुम चलो मैं आता हूँ ठीक है ना। इतना बोल करके और फिर विंग उसके पीछे पीछे आने लगता है तो वांगजी उसे अपनी तरफ खींचता है और अभी वो रूम से बाहर ही निकले थे और अपनी बाहों में हाथ डालता है। वहीं दूसरी तरफ से सीचन वी वेंचिंग को लेकर आ रहे होते हैं। दोनों कपल एक साथ स्टेयर से नीचे उतरते हैं। सारे लाइट्स और सारे ड्रोन कैमरेज उन दोनों के ऊपर थे और वो दोनों एकदम जैसे रॉयल एंट्री नहीं होती है वैसे एंट्री लेते हुए नीचे आते हैं, जहाँ पे पूरा घर व्हाइट लिली से सजाया गया था और मिक्स रेड रोज से पूरा थीम एक बहुत ही खूबसूरत था। और थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि एक होता है ना जैसे कि सिर्फ फ्लावर्स रहते हैं और लड़कियां रहती हैं, उस तरह से पूरा घर को डेकोर किया गया था। नो ज्यादा हैवी न ज्यादा हल्का, बस लग रहा था कि हाँ खूबसूरत है। वो सभी नीचे आते हैं, सभी लोग उनको ग्रीट करते हैं, शादी की बधाइयाँ देते हैं, कंग्रेचुलेशन विश करते हैं। और बेचारे हमारे वांगजी को भी सब लोग बोल रहे थे और सब लोग बातें भी कर रहे थे कि शादी तो एक की हुई थी तो दूसरी ने कब शादी कर ली। अंकल हाथ में माइक लेते हुए कहते हैं अटेंशन एवरीबॉडी प्लीज, इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की है और हम चाहते हैं कि इनकी शादी भी 2 दिन बाद करा दी जाए, तो आप लोग सादर आमंत्रित है। वैसे तो हम इनविटेशन कार्ड भेज देंगे पर फिर भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। इतना बोल करके वो बटलर को इशारा करता है जो कि 7 माला वाला केक लेकर के आता है, जिसे देखकर रिंग तो आंखें फाड़े देख रहा होता है और वांगजी कहता है वो बंद करो वरना मुंह में मक्खी चली जाएगी। तभी वहां पे जियांग चिंग आते हुए कहता है बॉस आपको कुछ बताना है। तो वांगजी कहता है
बाद में, पहले हम पार्टी कंप्लीट करें। तो कहता है बट बॉस इम्पोर्टेंट है। वांग जी कहता है मैंने कहा ना बाद में। उसके बाद लैन सिचेन और वैनचिंग, वांग जी और विंग सभी मिलकर उस 7 माले वाले केक को कट करते हैं और सभी शैंपेन ले करके टॉस करते हैं। उसके बाद पार्टी स्टार्ट होती है। विंग जो कि भागने के फिराक में था, ऊपर से जब अनाउंस कर दिया गया था कि 2 दिन बाद उसको शादी करनी है, वो भी लाल वांग जी से, वो तो कहता है नो, पक्का मैं यहाँ से भाग जाऊंगा भाई, मुझे यहाँ नहीं रहना, सच में मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी यार, मैं इससे प्यार भी नहीं करता। हाँ मैं माना कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे टीज किया और मुझे छोड़ दिया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी और से भी शादी कर लूँ। मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, ऊपर से ये इतना अमीर है और अमीरों के अलग ही चोचले होते हैं। अगर मन भर गया और इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, नहीं नहीं मैं इसे शादी नहीं कर सकता। और इतना बोल रहा था, वो परेशान परेशान घूम रहा होता है। फिर उसे एक आइडिया सूझता है, वो फटाक से ऊपर जाता है, सभी कपड़ों को खोल देता है और ओनली फॉर शर्ट वेयर किए हुए था। एक बोतल उसने शराब चढ़ा ली हुई थी और उस बोतल को लेकर के बाहर निकलता है। उसके बाद वो फोड़ देता है। जैसे ही बोतल टूटने का साउंड होता है, सभी लोग उसकी तरफ देखता है जहाँ पे विंग सॉक, लैंस चैन सॉक, लैन किरन सॉक और वेंचिंग तो पूरा सॉक और अपने ऊपर हाथ ले ली हुई थी। और जियांग चिंग तो चारों उंगली मुंह में लेकर के दांत काट रहा होता है और कह रहा होता है बॉस मैं आपको बताने आ रहा वाला था इसके बैकग्राउंड के बारे में, पर इससे पहले ये गड़बड़ कर रहा है। वो वांगजी के पास आकर बोलता, लेकिन वांगजी तो गुस्से में था। जियांग के मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था और वो चुपचाप कोना लग के खड़ा हो गया था। विंग चप्पल जूता सब उतार दिया हुआ था। सीढ़ी से लड़खड़ाते हुए नीचे आता है और वांगजी के आकर के सीने में चेस्ट पे उसको पोक करते हुए कहता है माय डियर फ्यूचर हबी, हमारी मैरिज होगी, वो भी रनिंग वाली। मैं सब लोगों को बताऊंगा रनिंग वाली मैरिज क्या होती है। फिर इतना बोल करके वो डीजे के पास जाता है और गाना लगा देता है और पागल की तरह बोतल लेकर के डांस करना शुरू कर देता है। सभी लोग शॉकिंग होकर के देख रहे होते हैं। अंकल किरण गुस्सा होते हुए कहते हैं वांग जी उसे अभी के अभी कमरे में लेकर जाओ, समझे ना तुम, हमारी नाक कटा दी। हाँ। वांग जी विंग के हाथ से बोतल लेता है और विंग अभी भी गाना गा रहा था, आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। वांग जी तो गुस्से के मारे दांत पीस रहा होता है। उसे सीधे अपने बेडरूम में लाकर बेड पे फेंकते हुए कहता है तुम्हें बहुत शौक है ना लोगों की बेइज्जती कराने का। विंग अपने दोनों पैरों से वांग जी को चेस्ट पे रखे हुए था और उसे रोकते हुए कहता है माय डियर फ्यूचर हस्बैंड, हमारी शादी नहीं होगी, मैं तुम्हें अपना नहीं बनाने वाला, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, समझे तुम, समझे ना तुम, हाँ। और इतना बोलकर वो बेड पर खड़ा हो जाता है और कूदते हुए कहता है ये बहुत ज्यादा स्पॉन्जी है, बहुत 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 सॉफ्ट है। फिर वो सीधे वांगजी के गोद में चढ़ के बैठ जाता है और उसके बालों को खराब करते हुए कहता है तुम्हें पता है तुम बहुत 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 रूड हो, तुम्हें मैंने बोला था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, फिर तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो, हाँ। मैंने अभी इतना गड़बड़ किया, किसी को मत बताना, मैंने जानबूझ कर किया ताकि अंकल मुझे घर से बाहर निकाल दे। समझे ना। वांग जी कहता ओ तो तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया ताकि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ और हमारी शादी ना हो। कहता है गुड बॉय, तुम समझ गए, सच में तुम बहुत अच्छे हो। और फिर उसको गाल को ना गुलू मुलू कर रहा था। वांग जी कहता है और तुमने ये ड्रिंक क्यों की। विंग गिनते हुए कहता है मैंने ड्रिंक कहाँ की, मैंने तो बस एक बोतल पी, एक बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। मैं तो बहुत ड्रिंक करता हूँ, तुम्हें शराबी पति नहीं चाहिए होगा ना। मैं तो शराबी भी हूँ, मैं सिगरेट भी पीता हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड भी रह चुका है, फिर भी तुम मुझे शादी क्यों करना चाहते हो, हाँ। और तुम्हें पता है मैं वर्जिन भी नहीं हूँ। वांग जी कहता ओ रियली, अभी पता चल जाएगा। और इतना बोल करके वो वांग जी विंग को सीधे नीचे बेड पे डालता है और उसके हाथ को ऊपर की तरफ पिन कर देता है और जो शर्ट पहना हुआ था ना उसको एक ही झटके में फाड़ देता है, डिवाइड कर देता है, फिर उसके शोल्डर पे सीधे बाइट करता है जिससे विंग चीखता है इतना जोर से। हालांकि वो रूम साउंड प्रूफ था और आवाज बाहर नहीं गई थी।
और फिर वो रोना शुरू कर देता है और वांग जी को मारते हुए कहता है, ये क्या किया तुमने, वाइल्ड वेस्ट कही कि तुमने मुझे काटा, तुमने मुझे काटा, तुमने मुझे काटा, मैं अंकल को जाकर बताऊंगा, तुमने मुझे काटा। वांग जी कहता है, ये भी मैं करने वाला हूँ, ये अंकल को जाके बताओगे क्या तुम? हाँ। विंग कहता है, क्या करने वाले हो तुम? वांग जी कहता है, अपनी क्यों राइट नाउ कि ना बीट, अब इसे झेलो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सभी थिंग्स करने के लिए, तुम्हें तो पनिश करना जरूरी है। इतना बोल करके वांग जी विंग के हाथ को पैर को सबको बांध देता है। उसका शर्ट फाड़ ही दिया था ऑलरेडी, अब उसकी बॉडी पे कुछ नहीं बचा था, इसलिए बेचारा हमारा वांग जी अपने कबर्ड में जाता है, बहुत सारा फ्रेगरेंस लेकर आता है, विंग के पूरे बॉडी के ऊपर डाल देता है, फिर हाथ में एक वाइप्स लेके आता है और बेड पे मारता है, जिससे विंग उसका तो पूरा नशा ही उतर गया था और ये कहता है, ठड़की अंकल ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे मारने वाले हो? अंग्रेजी कहता है, यस तुम्हें तो पनिश मिलेगी ना। और इतना बोलकर वो विंग को मारता है, विंग चीख रहा होता है। 3-4 बार उसको सेप कर देने के बाद जो वो लेके आया हुआ था मारने वाला, विंग पूरा मुंह बन चुका था और उसका पूरा एक बोतल वोडका निकल चुका था। मुझे कहता है, अब मजा आ रहा है, तुम दोबारा से यहाँ से भागोगे, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है? हाँ। विंग एकदम रोनी सूरत बनाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा, मैं किसी कोने में पड़ा रहूंगा, मुझे खाने के लिए 2 टाइम खाना दे देना और मैं बस पड़ा रहूंगा। सच कह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं भागूंगा सच में। भांग जी कहता है, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, समझे ना तुम? इतना बोल करके उसको फेंक देता है एंड देन एक चाबुक निकाल कर लाता है, जिसे देखकर तो भाई साहब हमारे विंग की आंखें फट के बाहर ही आ गई थी और ये कहता है, ये डोंट, हाँ मेरे ऊपर तो तुम ट्राई ट्राई नहीं करने वाले हो ना? वांग जी वो चाबुक को ऐसे पटकता है नीचे फर्श पर और उसकी खटाक सी आवाज सुनकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता और कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं भागूंगा सच में, मैं तुमसे क्या तुम्हारे बच्चे से, तुम्हारे पूरे खानदान से शादी कर लूंगा, तुम जिससे बोलोगे मैं उससे शादी कर लूंगा, यार मुझे छोड़ दो प्लीज 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 प्लीज। वांग जी गुस्से में फ्रॉन होते हुए कहता, क्या कहा तुमने? मेरे बच्चे से और मेरे पूरे खानदान से? तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना कि पूरे खानदान से? विंग कहता, हाँ हाँ टंग स्लिप समझ रहे हो ना, तुमसे ही 2 बार 4 बार 10 बार जितनी बार बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। भाग की शादी करनी है वो तो ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, मंडप में शादी करनी, आई मीन की मंडप में शादी नहीं होती, आई मीन की चर्च में शादी होती है, कोर्ट में शादी होती है, तो हम सब वो शादी कर लेंगे ना। बट मुझे अभी मत मारना प्लीज प्लीज। वांग जी वो चाबुक अपने पीठ पे मारता है, मतलब अपने आप को ही मारता है 2 बार 3 बार। विंग कहता है, क्या क्या तुम साइको हो, खुद को हर्ट क्यों कर रहे हो? हाँ। वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे ये प्लेजर थिंग्स बहुत पसंद है, खुद को हर्ट करके तुम्हारे साथ अल्टीमेट जो होना है मुझे। विंग कहता है, क्या तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते? हाँ। वांग जी ने कहा, तुमने ही तो अभी कहा ना कि तुम वर्जिन नहीं हो, तो मैं तुम्हारे साथ तो कर सकता हूँ ना, वैसे भी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम वर्जिन हो या नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। विंग विंग कहता है, क्या क्या कब कैसे कहाँ क्यों और किस लिए? हाँ जी एक बार और अपने आप को हिट करता है, अब उसके बैक से ना हल्का हल्का ब्लड भी आने लगा था और विंग बेचारा हमारा आंख बंद कर रहा था और कहता है, ये सच में साइको सैया मेरा ना पता नहीं क्या ही उखाड़ेगा। वांग जी सीधे उसके ऊपर आ चुका था और उसके पूरे बॉडी को स्निफ कर रहा होता है। विंग जब ये देखता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है, कहता है, ये क्या कर रहे हो? हाँ। वांग जी फिर उसके पूरे बॉडी को धीरे धीरे लीक करना स्टार्ट कर चुका था, फिर उसके एडम एपल को सक करने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ ये सभी थिंग शादी के बाद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ विंग। इतना बोल करके वो अपने पूरे बॉडी को विंग के पूरे बॉडी से प्रेस कर रहा होता है। विंग जो कि उसके इस गर्म टच से, इस एहसास से पूरी तरीके से अराउज फील हो रहा था और धीरे धीरे करके वो स्वीट सा मॉर्निंग सांस निकाल रहा होता है, जिसे देखकर वांग जी को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और वांग जी को पेन के साथ में प्लेजर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है, इसलिए कहता है, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ। विंग कुछ भी नहीं बोलता है और वांग जी उसके नेक को दबा देता है और फिर उसके निपल्स को सक करने लगता है। विंग की मतलब उसे ज्यादा टाइट नहीं पकड़ा हुआ था और फिर उसके निपल्स को वो बाइट कर लेता है, जिससे विंग चीखता है और वांग जी को बहुत मजा आ रहा था, वो उसके बॉडी के ऊपर बाइट मार्क बना रहा था, वो भी बहुत ब्रूटल तरीके से, और विंग लगातार चीख रहा था। वांग जी को ये सब चीज करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, बहुत ही ज्यादा। फिर वो चुपचाप से उसके ऊपर बैठा हुआ था और उसे देख रहा होता, उसके बॉडी पे जो हिकीज थे, बाइट मार्क्स थे, उसे देखकर इतना संतुष्टि मिल रहा था। और विंग को देखता है उसकी आंखों से आंसू झरझर झरझर बह रहे होते हैं और वांग जी उसके आंसुओं को साइप वाइप कर देता है, फिर उसकी दोनों चिक्स पे किस करते हुए कहता है,
तो तुम्हें पनिशमेंट कैसा लगा? हाँ, अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोई हरकत की तो मैं इससे आगे भी जा सकता हूँ, समझे तुम? इतना बोल करके विंग के दोनों हाथों को उसके पैरों को खोल देता है और खुद वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद जो कि वो खुद अराउज हो चुका था और विंग को वो हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो खुद को सेटिस्फाइड कराता है, जिसकी साउंड्स विंग पूरा बाहर सुन रहा था और विंग भी बहुत ज़्यादा अराउज हो चुका था और वो भी अपने हैंड से उसे खुद को ही सेटिस्फाइड कराता है। यहाँ पे दोनों ने खुद को मस्टरबेट ही किया था और कुछ भी नहीं किया था। वो सब कुछ हो जाने के बाद वांगजी जब बाहर आता है तो विंग कंबल ओढ़ के चुपचाप से सो चुका था। हालांकि नशा उतर चुका था लेकिन शराब का असर तो बॉडी में रहता है ना, तो वो था ही। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जब देखता है कि वो सो चुका है, उसे बस खड़ा होकर के देख रहा होता है कि किस तरह से वो सोते हुए क्यूट लग रहा होता है। वांगजी ने उसे मारा था लेकिन उसके फेस को छोड़ के मारा था। फिर वो धीरे से उसके कंबल को हटाता है। बैक की तरफ से उसे दिखाई दे रहा था कि जो उसने मारा था तो स्लैब के 2-3 जगह निशान लगे हुए थे। उसे देखकर वांगजी के चेहरे पे एक इविल स्माइल थी। फिर वो उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है तो विंग नींद में ही थोड़ा-सा कुनमुना रहा होता है। वांगजी उसे टैप-टैप करके सुला देता है और उसे पकड़ के सो जाता है खुद ही। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में सभी लोग चले गए हुए थे और जियांग एक कोने में खड़ा था। लैंस सिजन और वेंचिंग बैठे हुए थे। सारे सर्वेंट्स काम कर रहे थे। उस घर के जो जितने भी डेकोरेशन का सामान था वो सब हटा रहे थे। अंकल गुस्से में फफकारते हुए कहते हैं, मुझे लगा नहीं था कि उसका हस्बैंड इतना ज्यादा सेमलेस होगा। ये कैसी गंदी हरकतें कर रहा था वो। हाँ, अब जियांगचिंग बोलने वाला था, अंकल आई थिंक आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सर की शादी नहीं हुई है। अंकल कहते क्या? तो लैन सिचन कहते हैं, यस अंकल, लानवांग जी की शादी नहीं हुई है विंग के साथ में। फिर लैन सिचन बता देता है कि किस तरह से विंग अपने ही शादी वाले दिन चर्च से भाग आया था। उस समय सर लैन सिचन की शादी अटेंड करने के लिए आए हुए थे तो उन्होंने उनके कार को रोका। फिर वो लोग वहां से चले गए। उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जिस शख्स से मास्टर विंग की शादी होने वाली थी वो गुंडे आई मीन की अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और उनके अंकल ने जबरदस्ती से पैसों के खातिर विंग की शादी उनसे फिक्स की थी। इसी वजह से शायद वो अपनी ही शादी से भाग गया था। अंकल जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, मुझे पता नहीं था कि ये लड़का इतना ज्यादा सेमलेस और बदमाश होगा और मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। उठने दो उसे, कल सुबह मैं बताता हूँ। इतना बोलकर उसके अंकल अपने कमरे में चले आते हैं। लैन सिचन वंजिंग को देख रहे थे और जियांगचिंग को बोल देते हैं लैन सिचन कि तुम भी अब अपने घर चले जाओ। सीजन जियांगचिंग भी वो करता वहां से चला जाता और अपने मन में कहता, पता नहीं कल क्या ही होगा बॉस के साथ में और उनकी वाइफ के साथ में। इतना बोलकर वो तो चला तो आया था। वहीं दूसरी तरफ अंकल गुस्से से बहुत तिलमिला रहे होते हैं और वांगजी तो सुकून की नींद सो गया था। अगले दिन सुबह विंग की नींद खुलती है तो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था। उसे याद था कि कल उसने कौन सा कांड किया था। वो अपने आप को देखता है तो देखता है वो अभी भी इसी रूम में है, आई मीन की वांगजी के रूम में है। वो कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर जैसे उठने को होता है तो देखता है कि एक मोटे हाथ ने उसको जकड़ के रखा है। वो कहता मैं कहाँ हूँ, मैंने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइसमेंट तो नहीं किया ना। फिर वो पलट के देखता है तो उसकी सांस में सांस आती है और कहता मैं इसके साथ सो कैसे गया, मुझे याद क्यों नहीं है सब कुछ। फिर वो धीरे धीरे करके उसके हैंड को अपने ऊपर से हटाता है, वॉशरूम यूज करता है और जो शर्ट पहना हुआ था, पैंट खोल के फेंका हुआ था, वो दोबारा से पहन करके अपना सर पकड़ते हुए नीचे आ रहा था और अपने लिए उसने हैंगओवर सूप बनाने के बारे में सोचा था। जैसे ही वो नीचे आता है अंकल हॉल में बैठे हुए थे, वो भी डंडा लेकर के। विंग उनसे देखता है और ग्रीड करता है क्योंकि उसे पता था कि अंकल अब उसे डांटेंगे और इस घर से बाहर निकाल देंगे। उसके पास आते हुए कहता है, अंकल गुड मॉर्निंग। अंकल एक डंडा विंग को लगाते हैं और कहते हैं, बदमाश लड़के, तुमने कल हमारी नाक कटा दी। हमने तुम्हें इस घर का सदस्य माना था और तुम्हें पूरी दुनिया से वाकिफ कराया और तुम सबके सामने टल्ली होकर एक शर्ट में डांस कर रहे थे। लान वांगजी के रेपुटेशन के बारे में तो सोचा होता। हाँ, तुम्हें क्या लगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि तुम अपनी ही शादी से भाग आए हो और हमारे बेटे के गले पड़ गए हो। और इतना बोलकर एक छड़ी और लगाते हैं। विंग को पता था कि हाँ ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा, इसलिए वो चुपचाप मार खा रहा होता है। उसके बाद कहते हैं, अभी के अभी घुटनों पे बैठो। विंग घुटनों पे बैठ जाता है। उसके सर में तो ऑलरेडी दर्द हो ही रहा था। अंकल कहते हैं, अपने दोनों हाथ बाहर निकालो। विंग अपने दोनों हाथ बाहर निकालते हैं। अंकल को इतना तेज गुस्सा आ रहा होता है कि विंग को धराधर धराधर वो मारे जा रहे थे। लगभग वो अभी 10 स्लैप ही लगा चुके थे। तब तक सारे लोग, क्योंकि छड़ी की साउंड ना चट 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 बहुत उठ रही थी, तो लैंस सिचन भी नींद से जग गए थे और वेंचिंग भी। वो दोनों धड़फड़ा कर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अंकल विंग को पनिश कर रहे हैं।
वहीं वांगजी भी जब विंग उठ गया था तो बेड खाली हो जाता है तो ठंडा हो जाता है ना, तो जब उसने महसूस किया कि एक साइड का बेड ठंडा हो गया है, वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है विंग नहीं है। वांगजी धड़बड़ा कर उठ जाता है, कहीं वो सच में भाग तो नहीं गया। ये सोचकर वो भागता हुआ नीचे आता है तो देखता है कि अंकल विंग को पनिश कर रहे हैं। हाँ, आकर तब तक अंकल ना अभी तक विंग को ना 30 छड़ी मार चुके थे। वहां आते हुए अंकल के छड़ी को मतलब विंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है और अंकल कहते हैं, वांग जी ये क्या हरकतें हैं, हाँ अपना पनिशमेंट मैं इसे दे रहा हूँ ना कि तुम्हें, हटो यहाँ से। मुझे कहता है अंकल मेरी भी गलती है, मुझे भी पनिश कीजिए। अंकल कहते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है वांग जी, तुम तुम तो फंसाए गए थे इस लड़के के द्वारा। इसने तुम्हें अपनी भोली बातों में और अपनी प्यारी प्यारी शक्ल से तुम्हें फंसाया है, तुम्हारा यूज किया है, इसे सजा मिलेगी। और कहता है बदमाश लड़के, वो अंगूठी निकाल कर अभी के अभी मुझे दो। विंग जो इसके हाथ पूरे रेड हो चुके थे और इसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो अपनी कांपते हुए हाथों से अंगूठी निकाल करके बाहर टेबल पे रख देता है। अंकल कहते हैं हाथ निकालो। जैसे ही मारने को होते हैं वांगजी वो दोबारा से उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है। वांगजी कहते तो अंकल कहते हैं वांग जी ये क्या हरकतें हैं। वांगजी कहता है अंकल मैं मैं इसे पसंद करने लगा हूँ और जब इसे पनिशमेंट मिल रही है तो मुझे दर्द हो रहा है। मैं जानता हूँ कि ये मुझे भगा के ले गया था और मैं गया था, मैं चाहता था जब इसने मुझे कार रोका था तो मैं उसे छोड़कर वहां से जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था मुझे अंकल, मैं इसकी हर बात सुनता गया और फिर मैं इसे घर लेके आ गया और अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अंकल गुस्से में थे और बहुत दांत पीसते हुए कहते हैं कल रात को तुम्हारे इसने नाम खराब कर दी, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सारे बिजनेस वर्ल्ड के लोग तुम पर थूथू कर रहे हैं, हंस रहे हैं। सबके सामने ये शर्ट पहन के कैसे डांस कर सकता है, ऊपर से ये अपनी ही शादी से भाग गया है। इसे तो सबक जरूर मिलेगी, ये यहाँ नहीं रह सकता है वांग जी। तो वांग जी कहता है अंकल मैं भी घर छोड़ के चला जाऊंगा, कर ये यहाँ से गया तो मुझे नहीं पता कब कैसे क्यों एक ही दिन में ये मिरेकल कैसे हो गया, लेकिन अब लगता है कि मुझे जैसे और वो विंग की तरफ देख रहा था, इसकी जरूरत है सच में अंकल। अंकल कहते हैं वांग जी तुम्हें दिख नहीं रहा, वो तुम्हें नहीं पसंद करता है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए तो इसने ऐसी हरकतें की ना ताकि वो तुम्हें छोड़कर चला जाए। तो वांग जी कहता है यस अंकल मुझे पता है कि इसने ऐसा किया ताकि आप इसे पनिश करे और यहाँ से निकाल दे, लेकिन मैं इसे मनाऊंगा तब तक जब तक कि ये मान न जाए मेरे साथ रहने के लिए, और ये यहीं रहेगा अंकल, ये कहीं नहीं जाएगा। अगर आप ये चला गया तो मैं मैं नहीं जी पाऊंगा अंकल, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों पर इसे चाहने लगा हूँ। लैंसिजन अपने भाई को इस तरह से आर्ग्यू करता हुआ देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वांगजी कभी भी किसी चीज के लिए आर्ग्यू नहीं करता था। अंकल या फिर लैंसिजन जो कहते थे वांगजी हमेशा वही किया करता था। पहली बार था जो ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा था। लैंसिजन कहते अंकल बस कीजिए, उसके हाथ से खून निकलने लगे हैं। सच में वांगजी देखता है कि विंग के हाथों से खून निकल रहे, तो उसके दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहता विंग मेरे साथ चलो तुम। विंग हाथ झटकाते हुए कहता है मुझे कहीं नहीं जाना, अंकल ने मुझे पनिश किया है ना, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, जाओ यहाँ से। और दूसरी बात मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। वांगजी कहता हाँ ठीक है मत करना मुझसे शादी, पर मेरे साथ चलो। विंग फिर उसको हटा देता और कहता मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। वांगजी कहता फॉर गॉड से विंग चलो मेरे साथ अभी के अभी। इतना बोलकर उसे जबरदस्ती तानता हुआ कमरे में लाता है, उसको बिठाकर उसके हाथों पे दवाई लगा रहा होता है। विंग मुंह बना रहा होता है लेकिन वांगजी को दर्द हो रहा होता है। वांगजी कहता है विंग तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने अंकल को रोका क्यों नहीं। विंग कहता है मैं क्यों रोकूं, मैंने गलती की है तो मुझे पनिश तो मिलना ही चाहिए ना। तो वांगजी कहता क्यों, आखिर क्यों ले रहे हो, तुम तो जानना चाहते थे ना। अविंग के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ क्यों, अंकल ने जब उन्हें घुटने पे बैठने के लिए कहा वो क्यों बैठा, जब उन्हें हाथ निकाल कर मार रहे थे अंकल तब उन्होंने मना क्यों नहीं किया। विंग को चुप देखकर वांगजी कहता है क्योंकि तुम भी यही चाहते हो ना विंग, हाँ भले ही तुम्हारा दिल स्वीकार न करे, तुम्हारा मन कुछ और कहे, पर हकीकत यही है ना। इतना बोलकर वांगजी फिर उसके हाथों पर दवाई लगा देता है। विंग को ऐसे हालत में देखकर वांगजी को रोना आ रहा था और वांगजी थोड़ा सैंटी भी हो गया था। यहाँ पे वांगजी थोड़ा इमोशनल है और विंग थोड़ा हार्टलेस टाइप का है। विंग अपने हाथ को खींचते हुए कहता है बस बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। और इतना बोलकर वो चुपचाप से दूसरे कोने में जाकर बैठ जाता है। वांगजी कहता है मैं फ्रेश होकर आता हूँ ठीक है ना। इसके बाद वो फ्रेश होकर आता है, वो नीचे जाता है, नाश्ता करता है और ऊपर विंग के लिए नाश्ता लेकर आता है। वो विंग को खिला रहा होता है लेकिन विंग खा ही नहीं रहा होता है और प्लेट को फेंक देता है। वांगजी कहता है मैं तुम्हारे लिए दूसरा प्लेट भिजवाता हूँ विंग। फिर वो सभी चीजों को उठा करके जाते हुए कहता है अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आऊंगा। इतना बोलकर
वो जा रहा होता है तो फिर उसे याद आता है, वो वापस आता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है विंग मेरा वेट करना, ठीक है ना। विंग शॉक हो गया था क्योंकि जब वो फोरहेड पे किस किया था तो वो उसे धक्का भी नहीं दिया था, हटाया भी नहीं था, बस उसको देख रहा होता है। वांगजी तब तक जा चुका था, नीचे आकर वो सर्वेंट को बोल देता है कि एक प्लेट और ऊपर भेज देने के लिए। अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो वांगजी से कहते हैं वांगजी क्या तुमने मन बना लिया है कि तुम्हें अभी भी उसी लड़के से शादी करनी है। वांगजी कहता है यस अंकल, मुझे नहीं पता क्यों पर मुझे उसी से करनी है। और इतना बोलकर अंकल सॉरी वांगजी और सीजन ऑफिस के लिए चले जाते हैं। वेंचिंग बाद में जब विंग के कमरे में आती है तो देखती है कि विंग वहां पे है ही नहीं और उसने देखा कि किस तरह से विंग वांगजी के बालकनी से वांगजी के शर्ट को रस्सी बना करके नीचे उतरा हुआ था। आई थिंक हुआ ये था कि जैसे ही वांगजी चला जाता है उसके जाने के बाद उसका सर्वेंट जो जिसको उसने नाश्ता के लिए बोला हुआ था वो ला करके रख देता है। विंग उसके जाने के बाद फटाक से रूम बंद करता है और उसके बाद वांगजी के सारे शर्ट्स को निकाल कर रहा था, एक को जोड़ना स्टार्ट करता है। आधा घंटा में उसने सारा शर्ट जोड़ लिया था। उसके बाद वो नीचे फेंक देता है जो कि सेकंड फ्लोर था ऊपर नीचे उतरने के लिए। वहां से वो धीरे धीरे करके उतर जाता है और फिर गार्डन से होकते हुए वहां से बाहर भाग जाता है। जब वेंचिंग देखती है कि कमरे में विंग नहीं है वो भागकर नीचे आती है, कहती अंकल अंकल विंग कमरे में नहीं है, हमें आई थिंक पुलिस को कॉल करना चाहिए। अंकल कहते ये शैतान लड़का नाम हंसा के ही मानेगा हमारा। फिर बेंचिंग जो थी वो सिचन को कॉल लगाती है और वांगजी अंकल वांगजी को कॉल लगाते हैं। कॉल लगाने के बाद अंकल बोल देते हैं कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड भाग गया है। वांगजी कहता है क्या। अब वो जैसे ही आने को होता है तो जियांगचिंग कहता है बॉस क्या हुआ है। वांगजी कहता है विंग विंग घर से भाग गया है। तो लैन सिचन कहते हैं सॉरी जियांगचिंग कहता है मुझे लगा ही था कि वो भाग जाएंगे सर, आपको कुछ बताना था। फिर वो बता देता है कि आपको पता है सर जो 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 अंडरवर्ल्ड के जो डॉन है उसका छोटा भाई है ना वेंचाओ, उससे उसकी शादी तय हुई थी। उसके अंकल आंटी ने उन लोगों से बहुत सारे पैसे लिए थे और उन्हें डाउरी भी मिला था और अपने शादी वाले ही दिन विंग भाग गया है, तब से वो लोग उसको ढूंढ रहे हैं। तो आपको लगता है कि हम लोगों को अंडरवर्ल्ड से पंगा लेना चाहिए। आई मीन कि आप जानते हैं ना। भांगजी बस उसको गुस्से से घूर कर देख रहा होता है, कहता सट अप और चलो उसे ढूंढो। उसके बाद उसके नंबर पे एक फोन आता है और फोन पिक करते हुए वांगजी कहता हेलो कौन। उधर से वॉइस आती है तुम्हें क्या लगा हाँ मेरी चीज को अपने घर में छुपा के रखोगे और मैं ऐसा करने दूंगा तुम्हें। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे हस्बैंड को अपना हस्बैंड कहते हुए और पूरी दुनिया के सामने में ये अनाउंस करते हुए कि 2 दिन बाद उससे शादी करोगे। हाँ अब तो एक ही दिन बचा है, कल तो तुम शादी करने वाले थे ना, लेकिन अब ये सपना सपना ही रह जाएगा। भगजी कहता है व्हाट द हेल कौन हो तुम। उसकी बात सुनकर कहता है मैं कौन हूँ, मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ और कल तो हमारी शादी होगी। फैक्ट्री गुस्से में फोन कट कर देता है और जियांगचिंग की तरफ देखते हुए कहता है अभी के अभी लोकेशन ट्रेस करो, मुझे उसे लाने जाना है। इतना बोल करके वो दोनों नीचे आते हैं। सीजन भी नीचे आ चुके थे और कहते हैं वांगजी कहाँ जा रहे हो तुम। वांगजी अपना कोट निकालकर बाहर फेंकता है, शर्ट को ऊपर करते हुए कहता है गगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने विंग को किडनैप किया। तो सीजन वांगजी को पकड़ते हुए कहता है वांगजी भूलो मत वो खुद घर से भागा है। वांगजी अपने भाई को हैंड को हटाते हुए कहता है सो व्हाट गगा, मैं जानता था कि वो भाग जाएगा, मुझे पता था कि वो भाग जाएगा, इसलिए मैंने अपने कमरे का कैमरा ऑन करके रखा हुआ था और मुझे पता था कि वो भाग गया है। मैं उसे ढूंढ लेता लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसका किडनैप हो जाएगा। वो बहुत गुस्सा है, उसके अंदर भरा हुआ है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, उसकी फैमिली ने उसे धोखा दिया है। गगा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे कि हम उसके लिए सिंसियर हो और अपना प्यार दिखाए और वो एक्सेप्ट कर ले, जहाँ उसे पूरी लाइफ बस झूठ फरेब धोखा मिलते आया है। क्या वो 2 दिन में हम पर यकीन कर लेगा। हाँ आप समझ रहे हैं ना गगा, क्या वो कर लेगा, नहीं करेगा ना। उसे भी तो लगेगा ना कि हम अमीर है तो हम बस अपना फायदा देख रहे हैं और उसका यूज कर रहे थे, उसका फायदा उठा रहे हैं, तो वो यही एक्शन लेगा ना। मुझे पता था ये सब। और वो कहता जांग चेंग क्या तुमने लोकेशन ट्रेस किया। कहता हाँ यस बॉस हो गया। उसके बाद कहता सभी बाउंसर्स को बुलाओ। इतना बोलकर जियांग चेंग सब बाउंसर्स को कॉल करता है कि फॉलो करने के लिए। तो सिचन कहते हैं तो तुम अकेले क्यों जा रहे हो, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। इतना बोलकर वो भी अपने जो कोट था उसको निकाल करके वो भी पीछे फेंकता है और सभी कार में बैठ जाते हैं। सब पूरे फॉर्म में थे, वो वहां आते हैं, पूरा काफिला वहां से उतरता है तो सभी लोग सीटी बजा रहे थे। वो फुल लेंथ में आया है। ह्वेन चाओ जो कि मेन इंटरेस्ट पे ही कुर्सी पे
एक कुर्सी पे बैठा हुआ था, दूसरे कुर्सी पे टांग चढ़ा के बैठा हुआ था। वो सारी गाड़ी को काफला देकर सीटी बजाते हुए कहता, वाओ, तो रॉयल्स की एंट्री हो रही है। एक कार से लैंस चैन, जिसने अपना पूरा स्लीव्स ऊपर मोड़ा हुआ था और टाई ढीला था, बाहर निकलता है। दूसरे कार से वांगजी, उसने भी सेम वैसा ही किया हुआ था, और सीचेन, वांगजी और जियांगचेंग और एक कार से सीचेन निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके पीछे उसके बाउंसर्स निकलते हैं। उसे इतने सारे बाउंसर्स के साथ देखकर तो वेन चाओ पहले उठ के खड़ा हो गया था और कहता, तो तुम सब यहाँ क्या फाइट करने आए हो? वांग जी सीधे आकर के वेन चाओ को एक पंच मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे, हाँ, मेरे मेरे रहते हुए उसे उठाने की और उसे टच करने की? वेन चाओ कहता है, मुझे मारोगे तुम, हाँ? और इतना बोलकर वो भी वांग जी को एक पंच खींच के देता है और कहता है, ये मेरा इलाका है। वांग जी कहता है, इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं। शेर अकेला ही वार करता है, इसीलिए। और इतना बोलकर उसके कॉलर को पकड़ के उठा देता है। वीचा कहता है, मेरे साथ ऐसा करोगे तो वो मर जाएगा, मैंने उसे बिजली वाले करंट से बांध के रखा है। वांग जी ये सुनता है तो वेंचाओ को छोड़ देता है। वेंचाओ पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, हाँ, देखना चाहते हो? और इतना बोलकर वो अंदर आता है। सभी लोग अंदर आ गए थे तो देखता है कि वांग जी विंग को एक चेयर पे बैठाया हुआ है, उसके आसपास पूरे वायर बिछाए हुए हैं, और जैसे ही स्विच दबेगा विंग सीधा टी बोल जाएगा और कहता है, अगर तुमने मुझे छुआ वो मर जाएगा। वांग जी कहता है, प्लीज डोंट, उसे कुछ मत करना। विंचो कहता है, तुम तो डर गए, मुझे पता मजा आ रहा है। विंचो की ऐसी बात बकवास बातें सुनकर वांग जी को बहुत तेज गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। कहता, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो कहता, फिर ठीक है, मेरे बंदों से मार खाओ और यहाँ से चलते बनो। इतना बोलकर वो इशारा करता है। अभी सभी बाउंसर्स और वांगजी और सीचेन और जियांगचेंग तीनों फाइट कर रहे होते हैं। सबको उठा उठा के दो दो के पटक रहे थे। उसके बाद मौका देखकर वांगजी सीधे वेन चाओ को उठाकर उसी तार पर फेंक देता है, और जो स्विच था ना वहां चला जाता है। कहता है, अगर वहां से उठे तो मैं ये प्लग दबा दूंगा, अगर विंग को कुछ होता है तो तुम्हें भी, तुम ही ऊपर टे बोल जाओगे और चले जाओगे। वेन चाओ डर गया हुआ था और कहता है, नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना, मत करना, मत करना। तब तक सीजन और जांगचिंग जाकर विंग को खोल के आ गए थे और उसने वेन चाओ को बांध दिया हुआ था। तभी एंट्री होती है अंडरवर्ल्ड डॉन वेन रूहान की और बेन माओ की। सूसे और साथ में सोयांग सभी लोग आ गए थे और सबके हाथ में गन्स थे। इसे देखकर तो सब शॉक हो गए थे और विंग बेहोश हुआ पड़ा था। तो हल्का हल्का उसका विजन ब्लर था, लेकिन वो दिख रहा था उसे। उसके बाद सभी लोग आमने सामने थे। एक तरफ जहाँ पे जियांग चेंग, लैन सिचेन, लैन वांगजी थे और उसके कुछ बाउंसर्स थे, वहीं दूसरी तरफ विंग चाओ अभी भी बिजली वाले कुर्सी पे बंधा हुआ था और वांगजी का हाथ उस स्विच के ऊपर था, और दूसरी तरफ विन माओ, विन रुहान, विन सुसे और विन चुलियो और सुयांग था, और दोनों के बीच गहमा गहमी बनी हुई थी। वांगजी कहता है, अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तो विन रूहान कहता है, हमारे ही इलाके में आकर हमें ही धमका रहे हो। वांगजी दोबारा एक ही डायलॉग चेपते हुए कहता है, इलाका? इलाका कुत्तों का होता है, सिंह तो अकेले ही वार करता है ना, और हम तो पैथर्स है। इतना बोलकर वो कहता है, गगा, कैच देम। इतना बोला हुआ ही था कि सभी लोग दौड़ते हैं और वांगजी सीधे एक बार स्विच दबाता है जहाँ पे विंचर करना शुरू कर दिया हुआ था। उसको ऐसा करते हुए विन रूहान उसके नीचे बैठ जाता है, कहता, नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत मारा, मत मारा, मत मारा। तो वांगजी कहता, उसकी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे होने वाले हस्बैंड को किडनैप करे, उसकी हिम्मत कैसे हुई? और इतना बोलकर वो स्विच छोड़ देता है और उसको उस कुर्सी से खींचकर सीधे बाहर लाता है। उसके ऊपर पंचों की बारिश करते हुए कहता है, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड को कैसे ला सकते हो, वो भी किडनैप करके? इधर जियांगचिंग ना सबसे लड़ने में लगा हुआ था। जियांगचिंग, लैन सिचेन, विंजुलियो वेंसुसे और शुयांग से लड़ने में लगा हुआ था, और उसका अंकल घुटने में बैठा हुआ था। उसके सामने में वेंचाओ को कूट पीट रहा था वांगजी, और गुस्से से दिल बनाते हुए कहता है, तुम्हें पता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं उससे प्यार करने लगूंगा। सुन रहे हो तुम? मैंने नहीं सोचा था कि मैं उससे प्यार करने लगूंगा, पर जब वो तुम्हारी शादी से भागकर मेरे पास आया था तो वो मेरा है, अब वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। इसलिए भूल जाओ कि वो तुम्हारा कभी होगा, कभी नहीं होगा वो तुम्हारा। और इतना बोलकर फाइनल टच देते हुए उसके नाक को तोड़ देता है और उसी बिजली वाले कुर्सी पे दोबारा फेंक देता है। उसके बाप को भी उधर फेंक देता है और दोबारा से स्विच ऑन कर देता है। दोनों ये कर रहे होते हैं। तो सभी लोग फाइट करना बंद कर दिए हुए थे, और वांगजी कहता है, अगर तुम दोनों नहीं रुके तो इन दोनों को मैं यहाँ पे जला हुआ मुर्गा बना दूंगा। सभी लोग फाइट बंद कर देते हैं और वांगजी स्विच ऑफ कर देता है और कहता है, मैं इसे यहाँ से लेके जा रहा हूँ। अगर आज के बाद तुम लोगों ने मेरे हस्बैंड के ऊपर नजर भी डाला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल करके वो उस बोर्ड को ही एक हाथ मार के तोड़ देता है और वो दोनों वापस से जला हुआ मुर्गा बन रहे थे।
जल्दी जल्दी करके वो लोग तार को ऐसे ना खींचना स्टार्ट कर देते, क्योंकि वो बस ओनली फॉर तार बिछा हुआ था ताकि उन दोनों को बचाया जा सके। उसके बाद तब तक ये लोग विंग को ले आ चुके थे और सब घर आ चुके थे। रात हो चुका था घर लौटने में और विंग पूरा अनकॉन्शियस था। विंग को जब डॉक्टर चेक करके जाते हैं, मतलब चेक करने के लिए आते हैं, तो डॉक्टर वांगजी से कहता है आपके हस्बैंड को ड्रग दिया गया है, आपको पता है? वांगजी कहता है नहीं, मुझे नहीं पता है। कहता है आपके हस्बैंड को अब आप ही ठीक कर सकते हैं, इसका कोई एंटीडोट नहीं है, आप समझ रहे हैं ना? वांगजी कहता है मैं समझ गया। इतना बोलकर वो डॉक्टर को छोड़ने आता ही है। अंकल आते हैं और वांगजी को एक थप्पड़ खींच के लगाते हुए कहते हैं इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम्हें उसकी परवाह है वांगजी, क्या तुम पागल हो गए हो? वांगजी कहता है अंकल मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं प्यार में पागल हो गया हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, भले ही हमारी शादी भागकर हो या कुछ भी हो या फिर भागकर आया हो, पर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या मैंने आपसे कभी कहा कि मुझे जॉब करना है? क्या मैंने आपसे कहा कि मुझे इस कंपनी में काम करना है? क्या मैंने आपसे कभी कहा कि मुझे अब्रॉड जाके पढ़ना है? क्या मैंने आपसे कभी कहा कि अंकल मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ और करना है? मैंने आपकी हर बात मानी है अंकल। और इतना बोलकर वांगजी नीचे बैठ जाता है और कहता है आप चाहे तो मुझे पनिश कर सकते हैं, लेकिन मैं हर हाल में उससे शादी करूंगी, भले ही हमारी शादी रनिंग वाली क्यों ना हो, भले ही वो बार बार क्यों ना भाग जाए, भले ही वो मुझे छोड़कर क्यों नहीं भाग जाए, मुझे हर बार लाऊंगा और उसे अपना बनाऊंगा अंकल, जब तक कि वो मान नहीं जाता है। इतना बोल करके वांगजी बैठा हुआ था। अंकल को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बस दांत पीस रहा था और कहता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ही विलन बन रहा हूँ। तो लैंसस्टन कहते हैं अंकल यहाँ कोई विलन नहीं बन रहा है, बात दिल की है, और जब दिल की होती है तो दिमाग नहीं सुनता है, वो बस चाहता है। चाहना बुरी बात नहीं है, आपने ही तो हमारी और वेंचिंग की शादी कराई ना, फिर वांगजी को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए अंकल? अंकल कहते हैं मैं मौका से पीछे नहीं हट रहा, पर देखो ना उसे, वो बार बार भाग जाता है, अगर वो फिर से भाग गया तो क्या होगा? हाँ, तो लैंसस्टन कहते हैं हम उसे फिर से ढूंढ कर लाएंगे, उसे समझाएंगे, उसे संभाल कर रखेंगे, क्या पता वो फिर ना जाए अंकल, एक मौका तो दे के देखिए ना। अंकल कहते हैं फुफकारते हुए ठीक है, जैसा तुम लोग को सही लगा वैसा ही करो। इतना बोल करके वो अपने कमरे में चले जाते हैं। लैंसस्टन अपने बेबी ब्रो को उठाते हुए कहता है वांगजी उठो और जाओ उसके पास, उसे तुम्हारी जरूरत है और उसका ख्याल रखना। इतना बोल देते हैं और सिचन भी अपने कमरे में चले जाते हैं वांगजी के साथ। वांगजी ऊपर आता है जहाँ पे विंग की पूरी बॉडी पे रैसेस हो चुके थे और विंग हाँफ रहा था। वो धीरे धीरे उठ के बैठ रहा होता है, अपने कपड़ों को खोल रहा होता है। वांगजी उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? विंग अपने कपड़ों को खोल चुका था पूरा और उसके गोद में चढ़ के बैठ जाता और कहता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा इचिंग भी हो रही है, मैं क्या करूं? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वांगजी कहता है तुम्हें ड्रग दिया गया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। वांगजी कहता है विंग कहता है ड्रग? वांगजी कहता है तुम्हारे अंदर ऐसा ड्रग इंजेक्ट किया गया है कि तुम्हें इंटीमेट होने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी। विंग को पता चल रहा था क्योंकि उसकी बॉडी हीट हो रही थी और उसके हाथ पैर ना बहुत ऐंठ रहे थे और दर्द हो रहा था। वो कहता है तो फिर करो ना, अभी करो ना। वांगजी कहता है पर हमारी शादी नहीं हुई है। विंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर करो, मुझे इस दर्द से आजाद करो, प्लीज फक मी ना। वांगजी की विंग की बात सुनकर वांगजी शॉक हो गया था और कहता विंग क्या बोल रहे हो तुम? तो विंग उसके हैंड को अपने ऊपर ले लेता है और कहता है प्लीज टच मी, प्लीज होल्ड मी, प्लीज फक मी, प्लीज प्लीज मुझे इस दर्द से निजात दिलाओ प्लीज। इतना बोलकर वो खुद ही वांगजी को अपने पैर से रैप कर लेता है और उसके नेक पे बाइट कर लेता है, जिससे वांगजी ऐसे के साउंड निकालता है। उसके बाद उसको बैक को सर्व कर रहा होता है। विंग दोबारा से अपनी हस्की टोन में कहता है प्लीज प्लीज माय डियर फ्यूचर हस्बैंड, प्लीज कैरी मी। और इतना बोलकर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। भाई साहब वांगजी तो पूरा शॉकिंग स्टेज में चला गया हुआ था और एकदम जम ही गया था। वांगजी उसके लिप्स को बस विंग उसके लिप्स को ना वांगजी के लिप्स को ना बस सक कर रहा था, ऊपर वाले को नीचे वाले को। जब विंग देखता है कि वो अपने लिप्स नहीं खोल रहा तो उसके दोनों अपने दोनों हैंड से उसके फेस को होल्ड करते हुए कहता है माय डियर फ्यूचर हस्बैंड प्लीज प्लीज लव मी ना। और इतना बोलकर उसके लिप्स को फिर से किस करता है। वांगजी उसे देख रहा होता है, विंग फिर से उसे किस करता है, वांगजी फिर से देख रहा होता है। उसके बाद फिर जब विंग फाइनली उसके लिप्स को कैप्चर करता है तो वांगजी अपना
माउथ ओपन कर देता है और वो दोनों एक डीप पैशनेट किस में खो जाते हैं। उसके बाद भांग जी फिर धीरे-धीरे करके अपने कपड़ों को रिमूव करता है और उसके पास आता है तो विंग कहता है, मुझे स्लैप करो उस रस्सी से, उसके बाद फिर मुझे करना प्लीज़। वांग जी ऐसा ही करता है। वो वापस से बहुत सारा फ्रेग्रेंस लेके आता है और उसके बॉडी के ऊपर ऐसे स्प्रे कर देता है। फिर अपने ऊपर भी करता है। फिर उसको उस रस्सी से मारता है। फिर उसके बाद उसकी पूरे बॉडी को स्क्यूज करता है, उसको टच करता है। फिर उसके साथ वो फाइनली इंटीमेट होता है। उसका वो हॉट राउंड पूरी रात चलता है और मॉर्निंग में जाकर वो दोनों सो जाते हैं। जब मॉर्निंग में भांग जी की नींद खुलती है तो विंग की बॉडी के ऊपर बहुत सारे निशान थे। भांग जी उसकी पूरे बॉडी के ऊपर ऑर्नामेंट लगा देता है और वो उसे होल्ड करके सो जाता है। दिन के 12:30 बजे के आसपास दोनों सो रहे होते हैं और जब अंकल सीचन और वेंचिंग देखती है कि ये दोनों अभी तक नहीं आए हैं, उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। तो सीचन कहते हैं, अंकल आई थिंक उन्हें थोड़ा और सोने देना चाहिए। आप जानते हैं ना कि क्या हुआ होगा? अंकल कहते हैं, आज इनकी शादी है, क्या ये दोनों भूल गए हैं? कहते नहीं, अ, हम थोड़ी देर में उन्हें उठा देंगे, तब तक घर को डेकोर करते हैं। इतना बोल करके वो लोग अपने-अपने काम में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ विंग को दर्द हो रहा था तो उसकी नींद खुल जाती है। हालाँकि वो दवाई के असर के होने की वज़ह से उस समय विंग को पता तो नहीं चला था। जब वो उसे रात वाला सारा सिनेरियो हल्का-हल्का ब्लरी विज़न के साथ में याद आता है, उसकी आँखें फट के बाहर आने को तैयार थी और वो फटाक से उठ के बैठता है तो देखता है कि वांग जी ने उसे कमर से होल्ड किया हुआ है। कहता, कल रात को हमने सेक्स किया। फिर उसे सब कुछ याद आता है कि जब वो भागा था तो किस तरह से अ, वो घर से भागा था और ट्रैफिक पे खड़ा था और वहाँ से वापस से दूसरे शहर जाने वाला होता है कि तभी जो वेंचा के गुंडे थे ना, वो विंग को पहचानते थे। मतलब फ़ोटो उन लोगों के पास थी। तो जैसे ही देखते हैं ना, उसके मुँह पे रुमाल डालकर उसको गाड़ी में डालकर उसे वेंचा के पास ले आते हैं। वेंचा उसके गालों को स्निफ़ करते हुए उसे हैरेस कर रहा होता है और उसके गले को वो किस करने का ट्राई कर रहा होता है। तो विंग ने उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर एक लात मारा था, जिससे गुस्से में आकर वेंचा ने सुई लगा दिया था उसे और कहा था कि रात तक तो तुम मेरे होगे, बेड में मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मसलूँगा। और इतना बोल करके उसको कुर्सी पे ले जाके बाँध दिया हुआ था। जब पता चला कि उसके एरिया में मतलब लालवांग जी आ रहा है, तो वो जल्दी-जल्दी से सभी तार बिछा देते हैं और उन्होंने पोपा नहीं बिछाया था, इसी वज़ह से वो लोग निकाल पाए थे। और स्विच ऑन करने का सब कुछ इंतज़ाम कर लिया था कि अगर वो विंग को लेने आएँगे, तो विंग को वो लोग मार डालेंगे। लेकिन तब तक पूरा गेम ही पलट गया था। हर बात का सारा सीज़न उसे धीरे-धीरे करके याद आ रहा था, तो अपने आप को कंसोल करते हुए कहता है, मतलब कि मुझे बचाने के लिए वांगजी आया हुआ था। और वो वांगजी को देखता है जिसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और उसे तो कुछ याद था नहीं क्योंकि वो बेहोश था। कहता है, इसने मेरी जान बचाई, मतलब कि ये सच में मुझे लेकर सिंसियर है। और विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे और कहता है, आज तक मेरी फैमिली वालों ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। हर पल मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, इवन मेरा सौदा भी कर दिया, मुझे एक गैंगस्टर के हाथों शादी करने के लिए मजबूर किया। पर मैं सच्चे प्यार को क्यों नहीं पहचान पाया? मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। इतना बोलकर वो बोल रहा होता है, रो रहा होता है। वांग जी के कानों में जब विंग की वॉइस आती है तो वो भी उठ के बैठ जाता है और वो वांग जी को जब देखता है कि विंग रो रहा है तो उसे गले लगाते हुए कहता है, विंग क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? हाँ, बताओ मुझे। विंग रोते-रोते कहता है, नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मुझे माफ़ कर दो। मेरे लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाले और मुझे बचा के लाए और मैं घर से भाग गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हें बचाऊँगा ना, कैसे नहीं बचाता? अगर तुम फिर से भाग गए, तो मैं फिर से तुम्हें ढूँढूँगा और तुम्हें बचा के लाऊँगा। विंग रोते हुए कहता है, साफ़ा, तो तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? वांग जी कहता है, हर बार डालूँगा, क्योंकि आई लव यू विंग। विंग ये सुनकर हाँ, सन्टी हो गया था और कहता, "क क क्या? क्यों? कब? कैसे?" वांग जी उसके नोज़ को ऐसे पिंच करते हुए कहता है, "तुम सवाल बहुत करते हो, वैसे आज हमारी शादी है, तुम भूल गए हो?" विंग कहता, शादी?" वांग जी कहता, "क्या, वापस से तुम्हें भागने का इरादा है?" विंग कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, तो वांग जी धीरे से उसके कान में कहता है, "अगर तुम भाग गए ना, तो मैं तुम्हें दोबारा से पकड़ के लाऊँगा और ज़बरदस्ती शादी करूँगा मैं, पर करूँगा तुम्हीं से।" इतना बोलकर वो विंग को ले जाकर वॉशरूम में बिठाता है, उसके पूरे बॉडी को धीरे-धीरे साफ करता है क्योंकि हालाँकि रात को मार पड़ी थी ना उसे, तो जलन तो होएगी। फिर दोनों आराम से हॉट वाटर लेते हैं, उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं, फिर रेडी होते हैं। वांग जी व्हाइट क्रीम कलर का
जो कोट वेयर किया हुआ था वो स्पेयर था, वो विंग को भी वैसा ही पहनाता है और दोनों अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तब तक जब तक वो दोनों बात ले रहे थे तब तक उनके कमरे की हालत को ठीक ठाक करके सर्वेंट्स चले गए हुए थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वांग जी फाइनली उसकी नेक में हाथ रैप करते हुए कहता है, क्या हम चले शादी करने? वांग जी कहता है, हमारी शादी फाइनली हो रही है विंग, तुम खुश हो ना? विंग कुछ भी नहीं बोल रहा होता है तो वांग जी एकदम टेंशन में आ गया था, कहता है, क्या तुम भागने के बारे में सोच रहे हो? विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा, सच्ची अब मैं नहीं जाऊंगा। तो वांग जी कहता है, सीरियसली? तो तुम क्या अपने बॉयफ्रेंड को भूल गए हो? तो वांग जी की बात सुनकर विंग कुछ भी नहीं बोला। तो वांग जी कहता, इसका मतलब तुम उसे नहीं भूले हो? विंग कहता, नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी कहता, ऐसा नहीं है तो कैसा है? मतलब तुम्हें उसे अभी भी याद है? तो विंग कहता, नहीं मैं उसे भूल जाऊंगा। वांग जी कहता है, कितना टाइम, हाँ कितना टाइम लोगे तुम उसे भूलने में? अब भूल जाओ क्योंकि आज से तुम मेरे होने वाले हो। विंग कहता, ठीक है मैं भूल जाऊंगा। वांग जी कहता, गुड बॉय। फिर इतना बोलकर वो विंग को पकड़ के नीचे ला रहा होता है, आई मीन हाथ में हाथ इंटेंगल करते हुए। नीचे सब कुछ डेकोर हो चुका था। वो जब उन दोनों को साथ में देखते हैं तो सबको जान में जान आती है। सबको लग रहा था पता नहीं क्या ही रायता फैलाएगा नेक्स्ट आगे ये। उसके बाद वो जो दोनों जब नीचे आते हैं तो अंकल कहते हैं, फाइनली तुम दोनों शादी कर रहे हो ना, या फिर तुम्हारा फिर से भागने का इरादा है? तो अंकल कहता है, तो विंग कहता है अंकल से, अंकल हाँ आप नाराज हैं मुझसे तो आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हैं, पर मैं पछता रहा हूँ, अब मैं कभी नहीं भागूंगा। तो अंकल कहते हैं, हाँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक आफत की पुड़िया घर। आई एम सॉरी गोगा, आई एम सॉरी वांग जी। अंकल कहते हैं, ठीक है मेलो ड्रामा बंद करो और चलो शादी करो। तो वांग जी और विंग दोनों मंडप में, आई मीन की स्टेज पे आ जाते हैं। सॉरी यार। ज़्यादा लोग वहाँ नहीं थे, ऑफिस के कुछ लोग थे और ऑफिस के कुछ कलीग्स थे। और फाइनली उन दोनों स्टेज पे अपीयर होते हैं। वहाँ आने के बाद वो लोग, जो प्रीस्ट थे वो उन दोनों की शादी करवाते हैं। और शादी कराने के बाद उन दोनों को फाइनली किस करके शादी को लॉक करने के लिए बोला जाता है। वांगजी और विंग भी इसी तरह से उनके फॉलो करते हैं एल्डर एंसेस्टर को, और थन हेवन को वो करने के साथ एक दूसरे को ग्रीड करने के साथ ही शादी कर किस करके इस शादी को लॉक करते हैं। और वांग जी विंग के कान में धीरे से बोलता है, तो हमारी रनिंग वाली मैरिज कंप्लीट हो गई ना विंग? तो विंग उसे ऐसे ही टोनते हुए कहता है, पर मैं अब नहीं भागने वाला वांग जी, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब मैं थक गया हूँ, अब मैं वापस से कहीं नहीं जाने वाला। मैं बस इस घर में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो उन सभी थिंग्स के लिए। इतना बोलकर वो दोनों नीचे आते हैं, लैंसीचन को और वेंची को ग्रीट करते हैं और अंकल को भी ग्रीट करते हैं। सभी लोग थे, वो लोग सभी लोग ऐसे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और जितने भी लोग थे वो लोग गिफ्ट आ रहे थे, दे रहे थे, जा रहे थे। सब कुछ हो जाने के बाद उस घर में ओनली फॉर जियांगचिंग, अंकल और वेंचिंग और साथ में सीचन बचे हुए थे। विंग फिर से वापस से घुटनों पे बैठा हुआ था और कहता है, सीजिए आई एम सॉरी, गोगो आई एम सॉरी, अंकल आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि मैं भागकर, और सबसे पहले तो मैं उस दिन पार्टी में इस तरह से डांस किया, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। पर मैं सच कहूँ तो मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था। मुझे उसके लिए खेद है, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अंकल तो अभी भी गुस्सा थे। विंग उसके पास जाते हुए कहता है, मेरे प्यारे अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर छड़ी पकड़ाते हुए कहता है, आप चाहे तो मुझे मार लीजिए, पर मैं आज से प्रॉमिस करता हूँ मैं अब कभी नहीं जाऊंगा और कभी नहीं भागूंगा। अंकल कहते हैं, बदमाश लड़के, अगर तुम भागे ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा और घर में बिठा दूंगा ताकि तुम पूरी लाइफ यहीं पे बैठे रहो और भाग ना पाओ। हाँ, ये रनिंग मैरिज के चक्कर में तो मेरे बेटे की जिंदगी ही 360 डिग्री टर्न हो गई है। अब फाइनली मेरे बच्चे के लाइफ में तुम आए हो तो बस उसकी खुशी का ख्याल रखो। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? इतना बोलकर फिर अपने हाथ से वो रिंग जो विंग के हाथ में पहनाए हुए थे वो निकलवा लिए थे ना, वो रिंग वापस से उसके हाथ में पहनाते हुए कहते हैं, आज से तुम इस खानदान के फाइनली सदस्य हो और इस खानदान की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इतना बोलकर वो इस मुस्कुरा देते हैं और सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। तो इसी के साथ ये रनिंग वाली मैरिज खत्म हो गई। तो कैसा लगा आपको ये वन शॉट, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।